लेकिन सच्चाई ये है कि उस पैन कार्ड का इस्तेमाल हम सिर्फ बैंक खाता खुलवाने के लिए करते हैं। एक ऐसा बैंक खाता जिसमें हमारी सैलरी कभी क्रेडिट नहीं होती है। हम युवा हैं, हम भीख नहीं मांग रहे हैं, हम अपना हक, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम चाहते हैं कि हम घर की दाल रोटी के अलावा कभी कभी रेस्टोरेंट की बिरयानी भी खा सके। हम चाहते हैं कि जब मोदी जी मन की बात करें तो हम मोबाइल या डीटीएच का रिचार्ज करवाकर उनकी बात को सुन सके। हम चाहते हैं कि हमारी नौकरी लगे और हमारे माँ बाप की आंखों में खुशियों के आंसू आए। हम युवा हैं, अगर हम आपको वोट देकर सत्ता में ला सकते हैं तो उसी वोट की चोट से आपको सत्ता से हटा भी सकते हैं। धन्यवाद। नेहा, आपको क्या लगता है, आप युवा हैं, सरकार क्यों रोजगार उत्पन्न करने में विफल हो रही है अब तक? किसी भी सरकार के लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़रूरी चीज़ होती है मंशा। वो क्या करना चाहती है। रोजगार से पहले उसे युवा को उम्मीद देनी चाहिए। ये सरकार मॉरली बैंकरप्ट है। वो जानती है कि रोजगार तो क्या, वो हमें उम्मीद भी नहीं दे सकती। मैं देहरादून शहर से आती हूँ। हमारे राज्य उत्तराखंड में सन 2020-2021 में केवल 2000 युवाओं को नौकरी दी गई है और मेरे ही शहर में एक नौकरी दी गई तो केवल मेयर की बेटी को, वो भी उपनल के द्वारा। सरकार नौकरियां केवल उन्हीं को बांटना चाहती है जो उनके अपने हैं, उसको नहीं जो डिग्रियां लेकर दर दर पर भटक रहा है। इसीलिए मेरे विचार से मंशा बहुत ज़रूरी है, युवाओं को उम्मीद देना बहुत ज़रूरी है और एक मॉरली बैंकरप्ट सरकार ये नहीं कर सकती। उम्मीद तो देती रही है सरकार आने के पहले भी उम्मीद पर ही आई, तो अब लेकिन अभी भी आप कह रहे हैं कि उम्मीद देना जरूरी। उम्मीद तो देती रही, कहीं ना कहीं उसे कार्यान्वित करने में विफल रही है। आपको नहीं लगता ऐसा? ये डेफिनेटली कार्यान्वित करने तो बिल्कुल विफल रही है। अगर विफल ना होती तो आज मुझे मेरे साथियों के साथ विधानसभा का घेराव नहीं करना पड़ता। हम विधानसभा घेराव में गए थे, वहां पर आदरणीय श्रीनिवास बीवी जी भी थे। वहां पर हमने लाठियां खाई, डंडे खाए और मेरे कुछ साथियों को गंभीर चोटें भी लगी। उनके पैरों में चोटें आई, लिगामेंट फट गए, पैर फ्रैक्चर हुए। ये उन लोगों की उम्मीद टूटने की आवाज थी, किसी के लिगामेंट टूटने की नहीं। मैं मानती हूं कि सरकार ने हमें उम्मीदें बहुत दी हैं, जुमले बहुत दिए हैं, लेकिन अगर कार्य करा होता तो आज मैं यहां पर आकर बेरोजगारी के मुद्दे पर बात नहीं कर रही होती। थैंक यू। थैंक यू। इनके पश्चात भारत के माथे के मुकुट जम्मू कश्मीर से शोधार्थी छात्र माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय के ऋषभ बाली को बुलाऊं। उससे पहले इन युवा हुंकारों के लिए फिर कहना चाहूंगा कि ना किसी रहबर से निकलेगा, ना किसी रहगुजर से निकलेगा। हमारे पांव का कांटा तो हम ही से निकलेगा। यहीं किसी गली में बूढ़ा फकीर कहता था, तलाश कीजिए खजाना यहीं से निकलेगा। ऋषभ बाली। भारत माता की जय। मैं ऋषभ बाली जम्मू कश्मीर के जम्मू जिला से आता हूं और मेरा विषय बेरोजगारी है। बेरोजगारी की जहां तक बात करें तो आज देश में नरेंद्र मोदी बेरोजगारी के प्राय बन चुके हैं, क्योंकि शायद ही हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा होता है कि किसी प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाया जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों से न सिर्फ सरकारी व निजी क्षेत्र में बल्कि गांव के गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोगों को भी रोजगार देने के लिए मनरेगा जैसी क्रांतिकारी स्कीम लाई, जिसका फल उन्हें कोरोना काल में भी मिला। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपनी नीतियों से 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारा और दुनिया का सबसे बड़ा मिडिल क्लास क्रिएट किया, जबकि मोदी सरकार ने उससे ज्यादा लोगों को दोबारा गरीबी के गर्क में धकेला। नोटबंदी, जीएसटी जैसी योजनाओं से रोजगार को तबाह किया। अगस्त में 45 लाख बेरोजगार हुए, जुलाई में 2.5 करोड़, उससे पहले 2 महीने में 10 करोड़ बेरोजगार हुए। वादा किया था 10 करोड़ 5 वर्ष में रोजगार देने का। मैं ज्यादा बात ना करते हुए जम्मू कश्मीर के संदर्भ में कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर आज बेरोजगारी दर में सबसे आगे है 23% के साथ।
और इसकी गाथा 5 अगस्त 2019 को लिखी गई थी, जब मेरी मातृभूमि की भरी संसद में इन भाजपाई कौरवों ने इज्जत की धज्जियां उड़ाई थी, उसके टुकड़े किए थे, भारत माता को मुख को बीच से चीरकर आज उसे बेरोजगारी का ताज पहनाया है। दुनिया का सबसे बड़ा इंटरनेट बैन लगाया हमारे जम्मू कश्मीर पर, सारी डिजिटल सर्विसेज और जॉब्स को तबाह कर दिया एक झटके में। आंकड़े की क्या जरूरत है? 1300 फैक्ट्रियां हमारी बंद कर दी। टूरिज्म, पर्यटक जो हमारे जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था की रूह है, उसे एक झटके में तबाह कर दिया। सब यात्राएं बंद। वो अमरनाथ यात्रा जो मुगल काल में बंद नहीं हुई थी, आज मोदी ने बंद करके दिखाई। जम्मू कश्मीर का नागरिक, जम्मू कश्मीर का वो घोड़े वाला माता वैष्णो देवी के ऊपर नीचे 40 किलोमीटर रोज के चक्कर लगाता है, इस देश के यात्रियों को माता के दर्शन करवाता है, लेकिन वो भीख नहीं मांगता। इसने, मोदी ने उन्हें भीख मांगने पर मजबूर कर दिया। मैं कहता हूं नरेंद्र मोदी से और अमित शाह से और केजरीवाल से, जिन्होंने इस जम्मू कश्मीर के 2 यूटी बनाने का किया था, बात करते हैं दिल्ली को स्टेट बनाने की, हमें 2 यूटियों में तब्दील कर दिया। मैं केजरीवाल से कहना चाहता हूं कि तुम्हें शीला दीक्षित जी की गतिशील अर्थव्यवस्था मिली है, पंजाब की 2.5 लाख करोड़ वाली कर्जाई अर्थव्यवस्था मिली होती तो मैं तुम्हें पूछता कि तुम कैसे दिल्ली के लोगों को अपनी मुफ्त की चीजें बांटते। अंत में यह कहना चाहता हूं कि बेरोजगारी का संबंध हर समस्या से है, और हमारे जम्मू कश्मीर को बर्बाद करने के 2 गुजराती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर को जम्मू कश्मीर के लोग चलाएंगे, गुजरात के लोग नहीं चलाएंगे, दिल्ली का केजरीवाल नहीं चलाएगा, अलग अलग राज्यों से आने वाले राज्यपाल नहीं चलाएंगे। ये कोई खिलौना नहीं है, ये हमारी मातृभूमि है जिसके लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जम्मू कश्मीर को खिलौना समझ के रखा है। अंत में एक बात कहना चाहूंगा कि या मोदी, बांध मुझे, बांधने तू आया है, जंजीर बड़ी क्या लाया है। मैं कांग्रेस के सिपाहियों से कहना चाहता हूं कि स्वायत्तता स्वतंत्रता नहीं होती, यह किसी भी देश की तरफ से उसके एक क्षेत्र को बख्शी हुई इज्जत होती है, जो एक विश्व गुरु बनने वाले लोकतंत्र का प्रतीक होता है। अंत में कहूंगा कि कांग्रेस के लोगों, सत्य को जानो। सर्वोदय के मिशन में हम ये सिखाते हैं कि जागो, जागो, लाखों लोगों की तकदीर की रक्षा करनी है, जागो, तुमको बापू की जागीर की रक्षा करनी है, अभी अभी जो बनी है उस तस्वीर की रक्षा करनी है, होशियार, तुमको अपने कश्मीर की रक्षा करनी है। आती है आवाज यही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। भारत माता के बेटो, सुनो समय की बोली को, फैलाती जो फूटी आप पर, दूर करो उस टोली को, कभी ना फिर से जलने देना भेदभाव की होली को। जो गांधी को चीर गई थी, याद करो उस गोली को, सारी बस्ती जल जाती है मुट्ठी भर अंगारों से। जय हिंद, जय जम्मू कश्मीर, जय माड़ी बोली प्यारी पहाड़ी। धन्यवाद। Judges, any questions? No, thank you. No, thank you. कार्यक्रम के अगले पड़ाव में बुलाना चाहूंगा गोवा राज्य से आने वाली वलीमा फर्नांडिस, जो कि कोंकणी में अपनी बात रखेंगी। वलीमा फर्नांडिस। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम विल्मा फर्नांडिस। मैं गोवा से छोटे गांव से आई हूँ। मेरा टॉपिक है ह्यूमन सेफ्टी पे। आमगेल्या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीलो स्लोगन आहा, बेटी बचाओ बेटी पढाओ। हांव प्राइम मिनिस्टराक सांगपा सोदतां, आमगेली आवय बापूय बेटी बचाओ बी कोता आनी बेटी पढाओ बी कोता। वो मोदी सरकार कित कोता? वो मोदी सरकार गुन्यांवकारांक बचाव कोता। जेन्ना आमगे चेडवां बायलांचेर अत्याचार जाता तेन्ना वो मोदी सरकार तोंडां बोट घालून ओगी बरें न्हिदोन रावता आनी बीजेपी सरकार म्हणटा की चेडवां बायलांनी रातची भोंवप ना। अरे मोदी, हुंयच्या बुकाचेर बरयलां की चेडवांनी रातची भोंवप ना म्हणून। ह्या मोदीन म्हाका एक असली स्टेट दाखोवची की चेडवां सेफ आहाय। एकूय असली स्टेट ना की चेडवां बायलो सेफ आहाय। आमगेल्या गोंया गेल्या 5 ते 6 म्हयन्यां डेली रेप आनी मर्डर केसीस जाताल्यो। थोडी तरी सॉल्व जाल्यो, थोड्यो तेमी धापून काण पेटा मारल्यो।
कित्याक हे जस्टिस एक चेडवाक चोडू गोंय जल्मा येवप ही एक चूक. वो बीजेपी सरकार आमची चेडवां बायलांचेर अत्याचार करता. हे बीजेपी सरकार एक नाक नासलेलो मनीस हेज्यान आमकां एक सेफ्टी दिवपा जायना. आनी तो नरेंद्र मोदी म्हणटा भेणो. हे मोदीक भेणो म्हणटा मिनींग तरी खबर आहा? जरी तर तुका मिनींग खबर ना जाल्यार कोट्या नागबुड्यान जीव दी. आज आमगेलो गोंयचो प्रमोद सावंत सांगता भिवपाची गरज ना, पूण दर एक चेडवाक न्हू म्हूण गोंया पूण आख्ख्या इंडियेक भिवपाची गरज आहा. कित्याक हो फेलर गव्हर्मेंट जो एक चेडवाक आनी एक बायलेक जरी तर न्याय दिवपा जायना. आयज जे जाग्यार आमी बसोना आयज दिल्लीक थिंगा डेली 88 मर्डर केसीस आनी 77 रेप केसीस रजिस्टर जातात. कितली म्हणून हे मोदीन सॉल्व केले जाय? आयज जरी तर तेज्यान हे दिल्लीच्या चेडवां बायलांक न्याय दिवपा जायना, दिल्लीच्या चेडवां बायलांक जरी तर तेज्यान सांबाळपा जायना, तो आख्ख्या इंडियेच्या चेडवां बायलांक कितें म्हाजी मोहनी सांबाळटलो? वो मोदी सरकार म्हणटा एक निर्लज सरकार, नाक नासलेलो सरकार. जे आमगेले राहुल गांधीची तकले आहा ते ह्या मोदी सरकाराची पांयां पासून ना. हांव चॅलेंज मारता मोदीक, तूं एक स्टेट म्हाका दाखय की तुवें चेडवांक बरी सेफ्टी दिल्या आनी तूं बरी राख म्हणून. थँक्यू. देव बरें करूं. धन्यवाद विलिमा. आगे आमंत्रित करना चाहूंगा समा मोहन रेड्डी जो तेलंगाना से हैं और तेलुगु में अपनी बात रखेंगे. समा राम मोहन रेड्डी. My name is Sama Rammohan Reddy. I am from Telangana. దేశముని ప్రేమించుమన్నా మంచి అన్నది పెంచుమన్నా వట్టి మాటలు కట్టిపెట్టోయ్ గట్టి మేలు తలపెట్టేవోయ్. దేశం అంటే మట్టి కాదోయ్, దేశం అంటే మనుషులోయ్. ఈరోజు భారతదేశ వ్యాప్తంగా కరోనా బారిన పడి అయిన వారిని కోల్పోయినటువంటి వారు, ఆర్థికంగా వెనక్కి నెట్టబోయేటటువంటి వారి గుండె మంటలు చల్లార కంటే ముందే ఈరోజు నరేంద్ర మోడీ పెట్రోలు, డీజిలు, గ్యాసు, నిత్యావసర ధరలని చెప్పి పొద్దున లేస్తే కొనుక్కునేటటువంటి పాల ప్యాకెట్ దగ్గర నుంచి రాత్రి పండుకునేటటువంటి ఒక దోమల మస్కిటో ప్యాడ్ దాకా వరకు ఈరోజు ధరలు పెంచినటువంటి ఒక వాస్తవాన్ని వెనక్కి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఈరోజు వాస్తవానికి ధరలు పెరగడానికి గలటువంటి కారణాలు ఏంటివి? ఇందాకనే అల్కల్ అమ్మగారు అడిగిరు ఒక తోటి సహోదరుని, అసలు క్రితం కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఉంటున్నటువంటి పెట్రోల్ పైన ఉంటున్నటువంటి ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్, ఈ రోజు ఉంటున్నటువంటి ఎక్సైజ్ ట్యాక్స్ ఉన్నటువంటి తేడానే ఈ రోజు పెరుగుతున్నటువంటి ధరలకు కారణం. ఇది 100కి 100 రూపాయలు వెనక్కి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అసలు ఈరోజు ఏ కారణంతోడైతే నరేంద్ర మోడీ పెంచుకుంటూ పోయిండో ఆ కారణాలను ఈరోజు ప్రజలకి అందుబాటులో లేనటువంటి పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. పార్లమెంటు సాక్షిగా మార్చిలో ప్రభుత్వం వాళ్ళు చెప్పింది ఏంటంటే గత 7 సంవత్సరాల్లో నరేంద్ర మోడీ పెట్రోల్ డీజిల్ పైన 459% పన్నులు పెంచినటువంటి ఒక వాస్తవాన్ని మీ ముందు ఉంచదలుచుకున్నా. అదే ఒక వాస్తవాలు ప్రజల్లోకి పోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కదా. కానీ ఈరోజు ప్రపంచానికి అన్నం పెట్టేటటువంటి భారతదేశం మరి ఈరోజు అన్నమో రామచంద్ర అనేటటువంటి దుస్థితికి ఎందుకు దిగరాదు? ఈరోజు గ్లోబల్ హంగర్ ఇండెక్స్ లో ఈరోజు మన యొక్క పరిస్థితి ఎందుకు 117 దేశాల్లో 102వ స్థానానికి ఈరోజు ఏ అంశాన్ని మనం ఈరోజు తీసుకున్నా ప్రజలు ఈరోజు ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు. పొద్దున లేస్తే ఒక పాల ప్యాకెట్ వెనకాల 4 రూపాయలు పెరిగితే ఇన్ఫ్లేషన్ కార్డు మీదనేమో 5%, 4.5%, 7% అని చెప్తుంటది. కానీ వాస్తవానికి ప్రాక్టికల్ గా కొనుక్కునేటటువంటి వాడికి రోజు 4 రూపాయలు పాల మీద ఖర్చు కనుక పెరిగితే నెల రోజుల్లో 120 రూపాయలు పెరుగుతుంది. అప్పుడు ఏం చేస్తారు? రోజు 1/2 లీటర్ పాలు కొనుక్కొని పసిపిల్లకు పెట్టేటటువంటి తల్లి మరి ఆ పాలను కొనుక్కునేటటువంటి శక్తిలో పెంచి పిల్లకి తక్కువ చేస్తుంది. కానీ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇట్లాంటి ఆలోచనల్ని నీరు కార్చేటందుకు 2013లో నేషనల్ ఫుడ్ సెక్యూరిటీ యాక్ట్ అనేది తీసుకొని వచ్చింది. ఇది సుమారు 120 కోట్ల మందికి మేలు చేసేటటువంటి పథకం. ఈ రోజు ప్రధానమంత్రి మన యొక్క పథకాలను మొత్తం పేరు మార్చుకొని పోతూ ఆయన ఏదో గొప్పగా చేస్తున్నటువంటి చేస్తా ఉన్నాడు. కానీ ఈ రోజు మారాలి అనంటే
ప్రజలు సాధారణమైనటువంటి జీవనానికి రావాలి అని అంటే ఈరోజు ధరలను కూడా నార్మల్ సైజుకు తేవాలి అని అంటే పెట్రోల్ డీజిల్ మీద అనైతికంగా అక్రమంగా పెంచినటువంటి పన్నులని వెనక్కి తీసుకొని దేశానికి క్షమాపణ చెప్పాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. ఏ రకంగా అయితే ఈరోజు నల్లటి చట్టాలని రైతుల ప్రజాస్వామ్య ఉద్యమంతో వెనక్కి నెట్టినటువంటి క్షమాపణలు చెప్పినటువంటి మోడీ అదే తరహాలో ఈరోజు పెట్రోల్ డీజిల్ పైన పెంచినటువంటి నల్ల ట్యాక్స్ను కూడా వెనక్కి తీసుకొని ప్రజలకి క్షమాపణ చెప్పాల్సిందిగా అదే బాటలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ముందుకు నడవాల్సిందిగా మనం అందరం కూడా కోరుకుందాం. ధన్యవాదాలు. धन्यवाद समाराम मोहन रेड्डी जी. विश्व की एकमात्र पार्टी जिसने नारा दिया हमारी नेता प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में लड़की हूं लड़ सकती हूं, महिलाओं को सबसे ज्यादा स्थान देने का अगर किसी पार्टी ने पूरे विश्व में काम किया तो कांग्रेस पार्टी है. यूथ कांग्रेस ने श्रीनिवास जी, कृष्णा जी और राहुल गांधी जी की सोच के साथ एक और सबसे बड़ा जो काम किया वो था आधी आबादी पूरा हक. आज उसी आधी आबादी की बात करने में आपके बीच आया हूं और मुझे खुशी है ये बोलते हुए इस मंच पर भी आधी आबादी है आपके साथ जो जजेस के रूप में है और हमारे मंच पे भी आधी आबादी ने अपने अधिकार को अपने दम पर लिया है. 30 में से 14 लड़कियां हमारे बीच में आज हैं और उन्हीं में से मैं बंगाल की वीर भूमि से आमंत्रित करूंगा कोलकाता मां काली के शहर से आने वाली मौमिता काली. मौमिता काली. মৌমিতা কালী, টপিক বেরোজগারি। 7 বছরের হিসাব নিকাশ, আছে দিনের কিসের বিকাশ? কোথায় গেল 2 কোটি চাকরি দেওয়ার প্রতিশ্রুতি? তাহলে বলল লাভকার, জবাব চাই জবাব চাই, জবাব দাও চৌকিদার। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা, আমি সেই ভারতের লাখো লাখো বেরোজগার মানুষের প্রতিনিধি, যেখানে বছরে 2 কোটি চাকরির প্রতিশ্রুতি দিয়ে 2014 সালে ক্ষমতায় এসেছেন বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার, অথচ সুশাসন কি 7 সালের ঢাক পিটিয়ে বেরোজগারি বাড়ছে হু হু করে। আজ এই সময় এই দেশে বেরোজগারের সংখ্যা 14.73%, গ্রামাঞ্চলে বেরোজগারের সংখ্যা 17.4% আর শহরাঞ্চলে গিয়ে পৌঁছেছে 13.5%-তে। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা যেখানে বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও বলে শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে মাত্র 19% মানুষ, 19% মহিলা চাকরি পান। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা যেখানে কোভিডের দ্বিতীয় ঢেউয়ে 2.3 কোটি মানুষ চাকরি হারান, অথচ অক্সিজেনের অভাবে একটি সন্তান আমেথির শশাঙ্ক যাদব যখন টুইটারে আবেদন করেন আমার অক্সিজেন চাই, তখন যোগী সরকারের পুলিশ টোনম্যান সেজে তাকে অ্যারেস্ট করেন। আর ঠিক সেই সময় সেই সমস্ত মানুষজনকে সহযোগিতা করতে অক্সিজেন ম্যান সেজে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ান আমাদের শ্রীনিবাস স্যার। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা যেখানে 77.7% মানুষ শিক্ষিত হলেও প্রায় 25 লক্ষ গ্র্যাজুয়েট পোস্ট গ্র্যাজুয়েট বেরোজগার। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা যেখানে উত্তরপ্রদেশে পেটের দায়ে প্রতিদিন কয়েকশো পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মানুষ 201 টাকা দিন মজুরিতে 100 দিনের কাজ করেন। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা যেখানে গুজরাটে বেরোজগার যুবকের পরিমাণ 21%, কিন্তু বিজয় রূপানী 191 কোটি টাকার বিমানে চড়ে এদিক ওদিকে ঘোরাফেরা করেন। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা যেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর জন্মদিন রাষ্ট্রীয় বেরোজগার দিবস হিসাবে পালন করা হয়। আর ট্র্যাডিশন যেভাবে চলছে, ট্র্যাডিশন যেদিকে চলছে, আমরা বলতে পারি একটি কথা, 56 inches has one mission, सुनाते रहो क्राई ऑफ द मिशन, बेरोजगार नहीं बेरोजगारों को हटाओ, अंबानी बचाओ अदानी बचाओ। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা
যেখানে আত্মনির্ভর ভারত একদিন শুনেছিল দাঁড়িয়ে মনরেগা প্রকল্পের কথা, শুনেছিল কংগ্রেস সরকার ক্ষমতায় এলে মাসিক 6,000 টাকা অনুদানের কথা। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা। আজ যেখানে দাঁড়িয়ে তামাম মানুষ দেখতে পেয়েছে 2851 জন বেরোজগার যুবকের জিন্দা লাশ। আমি সেই ভারতের বাসিন্দা যেখানে দাঁড়িয়ে মানুষ দেখছে ভুকমারি। আজ আছে দিনের পালাবার পথ নেই। আজ আত্মনির্ভর ভারতের পালাবার কোনো পথ নেই। আজ সবার দিকে আঙুল তুলে 56 ইঞ্চির দিকে আঙুল তুলে সেও বলে উঠেছে জোর গলায়, আরে বাহ মোদিজি বাহ, বেচবো সবাই চা। আছে দিনের ঢোল পিটিয়ে বেচবো পকোড়া। জয় হিন্দ, জয় ভারত। এনি কোয়েশ্চেন? মমিতা, আপনি খুব দারুণ বলেছেন। থ্যাংক ইউ স্যার। আর কি আপনি হিন্দি বা इंग्लिश से কথা বলতে পারেন? हाँ, इंग्लिश आता है, हिंदी भी थोड़ा थोड़ा आता है। हिंदी भी बोलता है। तो मुझे ये बताइए कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल का शासन है, बेरोजगारी वहां हटाने के लिए आपको क्या लगता है वहां सरकार को क्या करना चाहिए? अगर आप रेशियो देखते हैं, जब अभी मैंने जो डेटा दिया ओवरऑल इंडिया में CMI जो रिपोर्ट है, ओवरऑल इंडिया में बेरोजगारी के जो रेशियो है 14.73%। और अभी अब बंगाल के जो बेरोजगारी के जो रेशियो है, बंगाल में अभी बेरोजगारी के रेशियो है सिर्फ 9%। अगर हम लोग कंपेयर करूंगी तो बंगाल के बेरोजगारी रेशियो हमारे सेंट्रल से बहुत अच्छा है। लेकिन बंगाल के जो सरकार है ममता बनर्जी सरकार, वो ममता बनर्जी सरकार के लिए मेरे एक ही रिक्वेस्ट है, जो लोग हमेशा झंडा पकड़ के दीदी जिंदाबाद दादा जिंदाबाद बोलते हैं, उसके अलावा भी और भी बहुत सारे पोटेंशियल लोग हैं जिसके पास डिग्री है, उन लोगों को भी मौका दो, नौकरी देने के लिए मौका दो। अगर सबके पास नौकरी का मौका चलेगा, सबके पास नौकरी का मौका आएगा पोटेंशियल देख के, डिग्री देख के, तो बंगाल से ये 8% 9% जो बेरोजगारी है वो और भी कम हो जाएगा। ये वाला ले लीजिए, तब तक म्यूजिक चला दीजिए। तू नहीं, तेरा इश्तिहार बोलता है। तू नहीं, तेरा इश्तिहार बोलता है। मैं बहुत मन लगा के सुनता हूं तेरी मन की बात, पर तू झूठ बहुत शानदार बोलता है। ऐसे ही झूठों को एक्सपोज करने के लिए यूथ कांग्रेस ने यह तय किया कि जो झूठ आरएसएस भाजपा के द्वारा भारत देश तक पहुंचाया जा रहा है, ऐसे ही झूठ को एक्सपोज करने के लिए यूथ कांग्रेस अपने निडर, अपने बेबाक प्रवक्ताओं और वक्ताओं की सेना का निर्माण करेगी। और उसी सेना के निर्माण के तारतम्य में आज यंग इंडिया बोल के माध्यम से पूरे देश के आज यहाँ पर वक्ता उपस्थित हुए हैं। इसी तारतम्य में मैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले से एक गरीब घर के ऐसे छात्र को बुलाना चाहूंगा जिसको जब दिल्ली बुलाया गया तो उसके पास में इतने पैसे भी नहीं थे कि वो दिल्ली आ सके, लेकिन स्थानीय नेताओं के, कांग्रेस के नेताओं की मदद से आज वो हमारे बीच है। भाई कृष्णा तावले को मैं आमंत्रित करना चाहता हूं। ये किसान के मुद्दों पर मराठी लैंग्वेज में अपना वक्तव्य आप सबके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। भाई कृष्णा। माझं नाव कृष्णा तवले, विषय बोलणार आहे कृषी बिल। सन्मान्य नेते, वक्ते, रसिक श्रोते हो, नमस्कार। गेली 1 वर्ष झालं देशातला शेतकरी दिल्लीच्या दारावरती स्वतःच्या मागण्या घेऊन उभा आहे। गप्प बसलेत प्रधानमंत्री। 700 शेतकऱ्यांचा खून करून घरात बसलेत गृहमंत्री। शेतकऱ्यांना ठेचून मारा असं ऐलान करून सत्तेत बसलेत मनोहर खट्टर। सगळेजण सांगतात आम्ही देशभक्त आहोत आणि शेतकऱ्यांसाठी जेलमध्ये गेलो, शेतकऱ्यांसाठी लाट्या खाल्ल्या, शेतकऱ्यांसाठी बोललो म्हणून आम्ही देशद्रोही। सावरकरांच्या वर्चस्वादी विचाराच्या या सरकारनं शेतकऱ्यांवरती 27 सप्टेंबर रोजी
3 काळे कायदे लागू केले. मी विचारतो सरकारला, एकीकडे म्हणता MSP देऊ, दुसरीकडे विदेशातून शेतमाल आयात करून हमीभाव पाडता. एकीकडे म्हणता शेतकरी विदेशात माल विकू शकतो, दुसरीकडे व्यापार बंदी निर्यात बंदी लागू करता. मोदीजी, तुमची विचारधारा गोडसेची आहे, पण विदेशात मात्र नाव गांधींचं घ्यावं लागतं. अदानीचं 1100 कोटी रुपयाचं दिवसाचं भलं करून तुम्ही शेतकऱ्यांचं रक्त पिता, हे 56 इंची छातीचं लक्षण नव्हे. हल्ली लखीमपूर किरीमध्ये तुम्ही 8 शेतकऱ्यांना ठेचण्याचं महापाप केलं, आणि म्हणून मी हिंदीत असं म्हणेन, इसके बाद अगर किसानों को कुचलने का आपने सोचा भी तो कांग्रेस अभी रास्तों पे खड़ी है और गांधी अभी जिंदा है. आणि म्हणून काय आहे काँग्रेस, कसं काम करते काँग्रेस. 1964 मध्ये या देशामध्ये लाल बहादूर शास्त्रीजींनी शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन त्यांच्या समस्या सोडवल्या होत्या. 2013 मध्ये हीच काँग्रेस होती जिनं WTO मध्ये अमेरिकेच्या समोर छाती ठोकून फूड सिक्युरिटी बिल आणलं आणि शेतकऱ्यांच्या खरेदीची गॅरंटी आणि जनतेच्या पोटा पाण्याची गॅरंटी घेतली होती. काँग्रेस शेतकऱ्यांचं असं हित करते, त्यांच्यावरती गोळीबार करत नाही. आणि म्हणून गेल्या 7 वर्षात या देशात विखुरलेला शेतकरी होता, एकजूट भाजपा होती. इथून पुढे येत्या काळात एकजूट शेतकरी असेल आणि विखुरलेली भाजपा असेल, ही ताकद आहे लोकशाहीची. आणि म्हणून ही मी अभिनंदन करतो इथल्या शेतकऱ्यांचं की त्यांनी लढाई जिंकली. परंतु मित्र हो, ही लढाई आता सुरू झाली, अजून संपलेली नाही. ही शेतकरी आंदोलनाच्या पुढे आम्हाला CAA मध्ये न्यायची आहे, ही लढाई आम्हाला बेरोजगारीवर न्यायची आहे, ही आम्हाला लढाई महिला सुरक्षावरती घेऊन जायची आहे. आणि म्हणून ज्यांच्या सोबत आमची लढाई आहे ते मनुस्मृतीचे समर्थक आहेत. आम्ही गांधीजींच्या सर्वोदय विचारधारेचे पाईक आहोत. ज्यांच्या सोबत आमची लढाई आहे ते धूर्त वामनाच्या चालीचे आहेत. आम्ही बळीराजाचे वंशज आहोत. आणि म्हणून मला विश्वास आहे की राहुलजींच्या नेतृत्वात आम्ही ही लढाई लढू आणि जिंकू सुद्धा. सरते शेवटी हिंदी कवी राष्ट्रकवी रामधारी सिंग दिनकर यांच्या शब्दात एवढंच म्हणेन की सदियों की ठंडी बुझी राख सुगबुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पे निटलाती है. दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो के जनता आती है. मोदी जी, सिंहासन खाली करो के जनता आती है. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. कोई सवाल? एक अनुरोध मैं सामने बैठे हुए साथियों से करूं. देखिए, 3 लोगों को ट्रॉफी मिलनी है, बाकियों के हिस्से में कम से कम ताली और मोहब्बतें तो आनी चाहिए ना. तो जो बोलते रहें आप उन्हें ध्यान से सुने. 10 के आसपास प्रतिभागी 11 और बचे हैं, तो आधे घंटे का 40 मिनट का पूरा समय और है. तो कृपया आपसे गुजारिश है कि ध्यान पूर्वक सुने. भाषा समझ में ना आए तब भी हम लोग भी सुन रहे हैं, आप भी सुने, अच्छा रहेगा. धन्यवाद. सूखी पंखुड़ियों को भी ये गुलाब कर देंगे. आप लोग सवाल तो कीजिए, ये आपको भी लाजवाब कर देंगे. इसी विश्वास के साथ मैं छत्तीसगढ़ के दूरस्थ अंचल बस्तर से आए हमारे बीच भाई जावेद भाई को आमंत्रित करता हूं कि वे आए और बस्तर से अपनी जो उपस्थिति वो यहां पर दर्ज कराना चाहते हैं, आके अपने वक्तव्य के माध्यम से अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं. भाई जावेद जी. जय जोहार. हर बदलाव सुधार नहीं होते, कुछ विनाश के कारण भी बनते हैं. और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा लाए गए बदलाव सिर्फ और सिर्फ विनाश के कारण ही बने हैं. जो 3 कृषि कानून प्रधानमंत्री मोदी जी ने लेकर के आए, जो अब इतिहास बनने वाले हैं, उन्हें जब भी याद किया जाएगा तो वो 700 किसानों के खून से सना हुआ ही पाया जाएगा. जिस कृषि कानून को लेकर के पूरे देश भर में मोदी जी
ढोल पीटते नजर आ रहे थे, उस ढोल की पोल माननीय राहुल गांधी जी ने संसद में खोलकर रख दी थी। साहब, नीयत की बात होती है कि आपको किसके लिए काम करना है, और यह बात भी संसद में राहुल गांधी जी ने बता दी थी कि आपको हम दो और हमारे दो के लिए काम करना है। यदि आपको किसानों के इतनी चिंता है, यदि आप किसानों की आय को दुगनी करना चाहते हैं, तो आपको तो अब तक पूरे देश में राहुल गांधी मॉडल, जो कि छत्तीसगढ़ मॉडल है, उसे लागू कर देना चाहिए था। मैं बताना चाहता हूं साथियों, मान्यवर, कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहे थे, उस समय राहुल गांधी जी ने कहा था कि यदि सरकार बनती है तो छत्तीसगढ़ के किसानों का कर्ज माफी कर दिया जाएगा। और यह मैं खुशी के साथ कहता हूं, छत्तीसगढ़ के 16 लाख किसानों के 61,000 करोड़ रुपए राहुल गांधी जी ने माफ कर दिए। मैं बताना चाहता हूं साथियों, जिस अंचल से आता हूं, बस्तर से, वहां टाटा ने 1700 किसानों की जमीन को अधिकृत कर लिया था। और चुनाव के समय राहुल गांधी जी ने कहा था सरकार बनेगी तो सबके पट्टे वापस होंगे, और देश में राहुल गांधी जी ने इतिहास बनाया, सबके पट्टे वापस कर दिए। मैं बताना चाहता हूं साथियों कि यही बीजेपी जो पूरे देश में गाय को मां बोलती है, गौ को मां बोलती है, और उस गौ मां के नाम पर पूरे देश में मॉब लिंचिंग करती है, उसको छत्तीसगढ़ आकर के देखना चाहिए कि गौ की सेवा कैसी की जाती है। राहुल गांधी जी ने बताया नरवा, गढ़वा, गुड़वा, वाड़ी के तहत छत्तीसगढ़ में गाय की सेवा भी की जा सकती है, और वही गोबर जिसे गोधन के रूप में प्रति किलो 2 रुपए की दर से छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है। मैं बताना चाहता हूं कि अब तक 100 करोड़ 82 लाख रुपए के गोबर छत्तीसगढ़ सरकार खरीद चुकी है। आप सोचते होंगे कि छत्तीसगढ़ सरकार गोबर खरीद के करती क्या है, तो उसे 8 गुना ज्यादा में बना करके 10 रुपया प्रति किलो के रूप में उसे खाद बना करके किसानों को सौंपती है। मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, यह आज किसान जो छत्तीसगढ़ का समृद्ध है, उसकी वजह से आज छत्तीसगढ़ का व्यापार भी समृद्ध है। आज छत्तीसगढ़ में तीज त्योहारों के अवसर में बाजार पूरे भरपूर मात्रा में चलता है, क्योंकि वही पैसा रिसाइकल होकर के व्यापारी के भी जेब में जाता है, किसानों के भी जेब में जाता है। और एक महत्वपूर्ण जानकारी इस मंच से देता हूं कि जब रमन सिंह की सरकार थी तो 2.5 साल में 11,532 किसानों ने आत्महत्या की थी, और आज राहुल गांधी मॉडल वाली कांग्रेस सरकार में 500 से भी कम लोगों की मौतें हुई हैं, और वो जो मौतें हुई हैं वो कर्जे की वजह से नहीं हुई हैं, अन्य कारणों की वजह से हुई है। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर। थैंक यू सर। धन्यवाद जावेद खान जी। आधी आबादी की बात रखने के लिए फिर से आपके बीच आया हूं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि हमारे मंच पर भी नारी की पूजा की जाती है। जैसा मैंने पहले बताया, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और कृष्णा जी के नेतृत्व में आधी आबादी के नाम से जो पूरा एक उद्देश्य यूथ कांग्रेस ने चलाया, वो सफल होता इस मंच पर ही नजर आ रहा है। मैं देवी अहिल्याबाई की वीर भूमि से मध्य प्रदेश के जिले हरदा से आमंत्रित करता हूं बहन दीप्ति तोमर को। चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रौब डाला जा रहा है। चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर भी रौब डाला जा
जा रहा है। जिनकी कड़ी मेहनत से ही हर घर के चूल्हे जलते हैं, उन्हीं किसानों को गाड़ियों से कुचला जा रहा है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों व अपने अंतर मन में चल रहे वैचारिक युद्ध से उत्पन्न हुए विचारों को पूरी निडरता के साथ सभी के समक्ष रखने में समर्थ उपस्थित युवाओं को मैं कुमारी दीप्ति राय से तो मैं प्रणाम करती हूँ। कही गई ये पंक्तियां मास पंक्तियां नहीं है, पूरे भारत को शर्मसार करती लखीमपुर में हुई घटना की सच्चाई है। हमारे भारत देश का किसान जो भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार स्तंभ है, हमारे भारत देश का किसान जो हमारा अन्नदाता है, हमारे देश की आधी से ज्यादा आबादी किसान परिवार से होकर आती है और वही किसान जब सड़कों पर अपने अधिकारों के लिए उतरता है तो उसे मार दिया जाता है। एक तरफ ये सरकार और सरकार के नुमाइंदे भारत देश को संवैधानिक देश होने की दुहाई देते हैं, वहीं दूसरी तरफ संविधान की धज्जियां उड़ाने वाले भी यही लोग हैं। शर्म आनी चाहिए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को, जो मंदसौर में सड़क पर विरोध जता रहे किसान की सरेआम गोली मारकर हत्या कर देती है और किए गए इस कुकृत्य को सही ठहराती है। शर्म आनी चाहिए केंद्र में बैठी भाजपा सरकार को, जो एक तरफ जय जवान जय किसान के नारे लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ उनके केंद्रीय गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों को अपनी गाड़ी से कुचलकर मार देता है। क्यों? क्योंकि वो अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, विरोध जता रहे थे। जिस लोकतांत्रिक देश में लोगों को अपने अभिव्यक्ति की आजादी ना हो, अपने अधिकारों के लिए लड़ने की आजादी ना हो, वो लोकतांत्रिक देश नहीं, वो तानाशाही की ओर बढ़ता हुआ देश है। इस तानाशाही के दो रवैये हैं, एक जहां सरेआम कत्लेआम मचाया जाता है, दूसरा वो जहां लोगों को विचार शून्य बनाया जाता है। और ये भाजपा सरकार इन दोनों ही दिशा में देश को धकेल कर गर्त की ओर लेकर जा रही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जिस अहिंसा के दम पर इस देश को आजादी दिलाई थी, जिनके त्याग और बलिदान पर इस भारत देश की नींव रखी गई थी, उनके सपनों का भारत ये कतई नहीं था जहां देश के किसान को शोषण की ओर धकेल दिया जाए, जहां किसानों के साथ हिंसा और बर्बरता हो, जहां देश में राजनीति से आदर्श विलुप्त हो जाए। लेकिन इस सरकार के चलते देश में यही वास्तविकता है कि राजनीति का स्तर बहुत नीचे गिर चुका है। तभी तो ऐसे हालात हैं कि कल जो भरे मंचों से जिन्हें गालियां दिया करते थे, वो आज उन्हीं के साथ बैठकर तालियां बजा रहे हैं। इस सरकार ने देश में काले कानून लाकर, युवाओं को रोजगार के झूठे वादे देकर, आम जनता को किसान की महंगाई की मार देकर इन पंक्तियों को चरितार्थ किया है कि ये सियासत आवाम पर कुछ इस तरह एहसान करती है, ये भाजपा सरकार आम जनता पर कुछ इस तरह एहसान करती है, पहले छीन लेती है आंखें और फिर चश्मे दान करती है। जो किसान अपने खून पसीने की एक एक बूंद से अपनी मातृभूमि को चीर हमारे लिए अन्न उगा सकता है, वो बड़ी से बड़ी सत्ता को अपने सामने झुकाने की काबिलियत रखता है। ये बात प्रत्यक्ष प्रमाणित हो चुकी है 2 दिन पहले। लेकिन ये संघर्ष अभी जारी है सही नीति बनने को लेकर, उन नीति के सही क्रियान्वयन को लेकर। आगामी समय में जो संघर्ष होगा उसमें किसानों की स्थिति को दर्शाते हुए उनका प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए ये पंक्तियां, स्वरोचित पंक्तियां उन्हें समर्पित करती हूँ कि किसानों को जा रहा है ठगा, इस सरकार ने हमको दिया दगा। किसानों को जा रहा है ठगा, इस सरकार ने हमको दिया दगा। अब तो अपना जमीर जगा, अब ना संभले तो सुनहरा कल न होगा, अब हमको ही लड़ना होगा। किसान बिल के नाम पर किए झूठे वादे किसानों को लाभ देंगे, ऐसे नहीं है इनके इरादे। अब कर्तव्य बनता है हमारा कि हम ये सरकार गिरा दें, एक साथ मिलकर सबको चलना होगा। अब हमको ही लड़ना होगा, अब हमको ही लड़ना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जवान जय किसान। दीप्ति, आपकी स्वरचित पंक्तियां बेहतरीन थी। धन्यवाद मैम। एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ जी, कि अब देश के प्रधानमंत्री ने जब कह दिया है कि आने वाले संसद के सत्र में तीनों कानून वापस लिए जाएंगे, तो आपको लगता है कि किसानों का अभी भी आंदोलित रहना जायज है? और जो वो बात कर रहे हैं लगातार एमएसपी के अधिकार की, लागत पर 50% मुनाफे की भी, वो आपको लगता है जायज है? एमएसपी के बारे में आप कुछ बता पाएंगे? जब से ये काले कानून पर विरोध शुरू हुआ था, तब से ये स्पष्टीकरण सरकार से मांगा गया था कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जब आप बात कर रहे हैं कि हम देंगे, तो सिर्फ बतौलेबाजी क्यों की जा रही थी? आप लिखित में दे देते। यही विरोध शुरू से जताया जा रहा है कि सरकार सिर्फ बतौलेबाजी कर रही है कि हम न्यूनतम समर्थन मूल्य देंगे, तो जब बात की जा रही है कि देंगे तो लिखित में दे। यही विरोध इस बात का अभी भी है। सरकार ने सिर्फ मौखिक तौर पर माफी मांग ली है, लेकिन संसद में अभी कोई दिया नहीं गया है कि ये कानून वापस ले लिए जाएंगे। जब तक कानून लिखित में वापस नहीं होते, तब तक ये संघर्ष जारी रहेगा, जारी रहना भी चाहिए। धन्यवाद दीप्ति, बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद दीप्ति जी।
मंच पर उपस्थित सम्मान्य जजेस और यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय गणों को मेरा नमस्कार। राहुल गांधी जी की जो सोच है, यंग इंडिया के बोल, जिसके जरिए वो भारत के युवाओं को एक मंच देना चाहते थे ताकि भारत का युवा अपनी बात को बेबाकी से रख सके, और इसी प्रोसीजर के चलते हमने भारत के अलग अलग राज्यों में इस प्रोग्राम को चलाया और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्रीनिवास भाई के राज्य कर्नाटका से हमने कोशिश की है कि ऐसे 2 बेबाक बुलारों को हम यहाँ मंच दे सके। उसमें से सबसे पहले जो वक्ता है मैं उन्हें बुलाना चाहूँगी, वो एक मुस्लिम परिवार से आती है, एक मिडिल क्लास मुस्लिम फैमिली से आती है, जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से अपना जर्नलिज्म कंप्लीट किया और उसके बाद कांग्रेस की बात को रखने के लिए वो आज कांग्रेस में शामिल हुई है। मैं उन्हें बुलाना चाहूंगी, सुरैया अंजुम जी। आपका नाम बताइए, टॉपिक बताइए। सुरैया अंजुम, मैं महिला सेफ्टी के बारे में बात करना चाहती हूँ। लैंग्वेज कन्नड़ पे। ಹೆಣ್ಣು ದೇವರ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆ. ಹೆಣ್ಣನ್ನ ದೇವರು ತನ್ನೆಲ್ಲ ಅಂತಃಕರಣಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಅಂತಃಕರಣಗಳು ನಾರಿ ಯಾವ ದಿನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾಳೋ ಆ ದಿನ ಈ ಜಗತ್ತನ್ನ ಆಳುವವಳು ಇದೇ ಸ್ತ್ರೀ ಶಕ್ತಿ. ಇದು ಗಾಂಧಿ ಕಂಡಂತಹ ಮೈ ಡ್ರೀಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಂತಹ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆದಾಗ ನಮ್ಮ ಗೃಹ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಅರಗ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರನವರು ಅಜ್ಞಾನದ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಯಾವ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅಂತ ಇಂತಹ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಯಾವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದಾಗಿ ಓಡಾಡುತ್ತಾಳೋ ಆವತ್ತು ನನ್ನ ದೇಶ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಗೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನುವ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ 7 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಅನ್ನುವ ಮಾತು. ಇದು RSS, ಇದು ಮನುವಾದಿಗಳು, ಇದು ಬಿಜೆಪಿಯ ವಿಕೃತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ ರೇಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ದಲಿತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಆಕೆಯ ನಾಲಿಗೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸಿ ಬಿಸಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಆ ಮಗುವಿನ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡಲು ಅವಕಾಶ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡದೆ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಆಕೆಯನ್ನ ಸುಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಆ ಕರುಳ ಕುಡಿ ಹೆತ್ತ ಮನಸ್ಸುಗಳಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ಮನುವಾದಿಗಳು, ಈ ಬಿಜೆಪಿಗರು, ಈ RSS ಗರು ಆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಮನುವಾದಿಗಳ ವಿಕೃತಿ. ಇವತ್ತು ಪರಿಸರವಾದಿ, ಜಾಗತಿಕ ಪರಿಸರವಾದಿ ಆದಂತಹ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ರೈತರ ಪರ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕೆಯ ಟ್ವಿಟರ್ ಅನ್ನ ಪೂರ್ವಗ್ರಹ ಪೀಡಿತವಾಗಿ ಆಕೆಯನ್ನ ಬಂಧಿಸ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಹಿರಿಯ ಮಹಿಳೆ, ಹಿರಿಯ ಜೀವ, ದಲಿತರ ಪರ, ಬಡವರ ಪರ ಸುಧಾ ಭಾರದ್ವಾಜ್ ಅವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರೆ ಆಕೆಯನ್ನ ಗೃಹ ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಇಡ್ತಾರಲ್ವಾ, ಇದು ಮನುವಾದಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ನಮ್ಗೆ ಇಂತಹ ಭಾರತ ಬೇಡ. ನಾವು ಕಂಡಿರೋದು ಗಾಂಧಿಯ ಕನಸಿನ ಭಾರತವನ್ನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ನಾವು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾನರು, ಇಬ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಇಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಂದಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಾನೇ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ದೌರ್ಜನ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ರೆ ಆ ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಕಾನೂನನ್ನ ತಂದಿದ್ದು. ಹೆಣ್ಣು ತನ್ನ
ತನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶೋಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡೊಮೆಸ್ಟಿಕ್ ವೈಲೆನ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ 2005 ಅನ್ನ ತಂದಿರೋದು. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಗುವ ಮುನ್ನ ಸತಿ ಸಹಗಮನ ಪದ್ಧತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಪಕ್ಷವಿದು. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬಿಜೆಪಿಗರು ಮನುವಾದಿಗಳು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತಮ್ಮ ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಮ್ಮ ರೈತ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಹೋರಾಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ವಾ? ಇದು ಬಿಜೆಪಿಗರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು RSS ನ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ನಾವು ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ದೇಶ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ हम सब साथ मिलके इस देश को बदलते हैं. जैसा प्रियंका गांधी ने बोला है, हम लड़कियां हैं, लड़ सकते हैं. सच बोलने के लिए डरो मत. थैंक यू. किसी का कोई सवाल है? कोई सवाल है? नो, थैंक यू. थैंक यू सो मच. अगले वक्ता मैं जिन्हें बुलाने जा रही हूँ, उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर का फील्ड छोड़कर गांव में एक स्कूल शुरू किया है और कोरोना काल में उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को बेचकर 18 लाख जमा करके ऑक्सीजन और फूड की व्यवस्था लोगों के लिए की है. आदर्श जी. स्टेट आदर्श हमजन गट्टे फ्रॉम कर्नाटका. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಆದರ್ಶ್ ಹುಂಚದ್ ಕಟ್ಟೆ. ನಾನು ಶೋಷಿತರ ಧ್ವನಿ ಎಸ್ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಾಂತವೇರಿ ಗೋಪಾಲ್ಗೌಡರ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ. ಅಚ್ಚೇ ದಿನಗಳನ್ನ ಬೀದಿ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದ ಸಚ್ಚೇ ದಿನಗಳನ್ನ ಕೊಂದು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಎಂಬ ದುರ್ಬರ ದಿನಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ. ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಷನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್, ಹೋಲ್ಸೇಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಇಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆ, ಡೀಸೆಲ್ ಬೆಲೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ, ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ, ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲೆ, ಬೇಳೆ ಬೆಲೆ, ಯಾವುದರ ಬೆಲೆ ತಗೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದೆ. ಯಾವುದು ಇಳಿಯುವ ಲಕ್ಷಣವೂ ಇಲ್ಲ, ಇಳಿಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದು ಉಳ್ಳವರ ಸರ್ಕಾರ. ಅವರಿಗೆ ಇಳಿಸುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ, ಇಳಿಸುವ ಆಸೆ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಬಡವರ, ಶೋಷಿತರ, ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದವರ ಪರ ನಿಲ್ಲೋ ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಧ್ವನಿ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತಿದ್ರು ಇದು ಜಾಣ ಕಿವುಡರ, ಜಾಣ ಮೂಗರ, ಜಾಣ ಅಂಧರ ಸರ್ಕಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಈ ಸರ್ಕಾರ ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ತಿದೆ. ಬ್ರಿಟಿಷರ ಆಡಳಿತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮತ್ತು ರೈತರ ಮೇಲೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೌರ್ಜನ್ಯವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನ ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ಇವರು ಎಲ್ಲ ಲಾಭವನ್ನು ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭವನ್ನ ಅದಾನಿ ಅಂಬಾನಿ ಮನೆಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನ ನೋಡಿದ್ದಂತ ಪಂಡಿತ್ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಸಮಾಜವಾದವನ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣವನ್ನ ತಲೆಯಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ರೋ, ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿದ್ರೋ ಅದನ್ನ ಇಂದಿರಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ರಾಷ್ಟ್ರೀಕರಣ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಿಂದ ಸಮರ್ಥ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಯುವ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿ ಅದನ್ನು ಸದೃಢಗೊಳಿಸಿದ್ರು. ಅದನ್ನ ಇವರು ಖಾಸಗೀಕರಣದಿಂದ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಮಣ್ಣುಗೂಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾನತೆಯ ಆಶಯವಿಲ್ಲ, ಸಹಬಾಳ್ವೆಯ ಆಶಯವಿಲ್ಲ, ಸಹಿಷ್ಣುತೆಯ ಆಶಯವಿಲ್ಲ, ಸಮಾಜವಾದದ ಆಶಯವಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಆಶಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಬರೀ ಉಳ್ಳವರ ಅಂದರೆ ಶ್ರೀಮಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬೋದಕ್ಕಾಗಿ ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಿದ್ದಾರೋ ಅದಷ್ಟೇ ಇವರು ಮಾಡೋದು.
ನಾವು ಆತ್ಮವಿಮರ್ಶೆಯ ಕಾಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ರು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಜನರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಈ ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಹೋರಾಟ ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. थैंक यू. इनका नाम था आदर्श फ्रॉम कर्नाटका. गुड इवनिंग एवरीवन. सबसे पहले मैं गुजारिश करना चाहूँगा, जितने लोग मेरे सामने इधर उधर कर रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि आप थोड़ा सेटल हो जाए, बैठ जाए थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जो भी स्पीकर है ना वो देख इधर रहे हैं लेकिन वो अपने ब्रेन को ही पढ़ रहे हैं, अपना दिमाग को ही पढ़ रहे होते हैं, तो उनको किसी तरह का डिस्ट्रैक्शन ना हो. इसलिए आप लोगों से गुजारिश है, खाना का डिपार्टमेंट का हेड मैं ही हूँ, जब तक मैं कहूँ ना आपको मिलेगा नहीं. इसीलिए राशन तभी मिलेगा जब भाषण खत्म होगा. इस खूबसूरत शाम के इस खूबसूरत महफिल को आगे बढ़ाने के लिए मैं दावत दूंगा आशीष कोटाड़िया को, जो कि गुजरात के बड़ौदा से हैं और MSJ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं. उनको बुलाने से पहले, जब तक वो स्टेज में आए, तब तक मैं अहमद फफूंदवी का 2 लाइन कह दूं, क्योंकि आज पता नहीं सब इमरान प्रतापगढ़ी भाई को देख के सब 2-2 लाइन बोल रहे हैं. मेरा भी मन किया कि आज मैं भी 2 लाइन बोल दूं. 4 बोलो भाई. नहीं, 4 नहीं बोलूंगा. नहीं, फिर कि ये कह रही है इशारों में, ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दों, ये कह रही है इशारों में गर्दिशे गर्दों कि जल्द हम एक सख्त इनकलाब देखेंगे, कि जल्द हम एक सख्त इनकलाब देखेंगे. आशीष कोटाड़िया जी. नमस्कार साथियों, मैं आशीष कोटड़िया गुजरात से राइजिंग इन्फ्लेशन के विषय पर अपना पक्ष रखूंगा. हो गई है महंगाई से जनता त्रस्त. देखो सरकार, कहां है लोकतंत्र और शोषण तंत्र. पेट्रोल में लगी आग, डीजल से उठ रहा धुआं, खरीदारी का यह बाजार बन गया है शोषण तंत्र का कुआं. महंगाई और मोदी सरकार दोनों एक दूसरे की पर्याय बन गई है. आज देश में लोगों को खाने के लिए लाले पड़ गए हैं. अपनी आजीविका हेतु आवश्यक वस्तुएं आम जनमानस के बजट के बाहर हो चुकी है. साथियों, आज देश में पेट्रोल, डीजल, तेल, फल, सब्जी तथा LPG सिलेंडर के मूल्यों में हो रही बेतहाशा वृद्धि देशवासियों के लिए चिंता का विषय है. हाल ही में घोषित उपचुनाव के परिणाम से भयभीत होकर सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर ली जाने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती करके अपने शोषण युक्त चेहरे को छिपाने का प्रयास किया है. किंतु पूरा देश इस सरकार की आर्थिक लूट को लेकर परिचित है. 2014 में जब कच्चे तेल की कीमतें मात्र $106 प्रति बैरल थी, तब देश में पेट्रोल का मूल्य 71.41 रुपया, डीजल का मूल्य 55.49 रुपया प्रति लीटर था. किंतु आज जब देश में कच्चे तेल की कीमतें मात्र $82 प्रति बैरल होने के पश्चात भी देश में पेट्रोल 100 के पार, डीजल 80 के पार है. साथियों, इस सरकार ने पिछले 5 महीनों में 4 बार LPG सिलेंडर के मूल्यों में वृद्धि की है. जो LPG सिलेंडर 2014 में मात्र 415 रुपए के मूल्य में प्राप्त होता था, वही LPG सिलेंडर आज 899 रुपए के मूल्य पर बिक रहा है.
तो वहीं दूसरी ओर इस सरकार ने पिछले 6 महीनों में 4 बार देश में तेल की कीमतों में वृद्धि की है। परिणाम स्वरूप आज देश में तेल की कीमतों में 50% तथा दाल की कीमतों में 20% की वृद्धि हुई है। परिणाम स्वरूप देश में जून 2024 में देश का खुदरा महंगाई दर 6.26% तक पहुंच गया, जो कि आरबीआई के द्वारा निर्धारित की गई 6% की सीमा से अधिक था। साथियों, देश में बढ़ती हुई महंगाई प्रत्यक्ष तौर पर देश में खुदरा महंगाई दर को प्रभावित करती है। परिणाम स्वरूप देश के लोगों की क्रय शक्ति तथा उनकी आजीविका में गिरावट आती है और देश की कृषि की लागत नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। साथियों, यह मोदी सरकार ने पिछले 6 वर्षों में पेट्रोल और डीजल पर बेतहाशा एक्साइज ड्यूटी लागू करके कुल 19 लाख करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त किया है, जिसका प्रयोग अपने पूंजीपति साथी मित्रों के हितार्थ में किया गया। कहां है प्रधानमंत्री जी जो 2014 में कहते थे कि सरकार की गैर विश्वासी नीतियों के कारण देश में महंगाई बढ़ रही है? आखिर कब तक यह सरकार देश के लोगों को लूटने का कार्य करती रहेगी? अंततोगत्वा यदि इस सरकार के आर्थिक दर्शन को संक्षिप्तता में प्रस्तुत किया जाए तो पूंजीपतियों को पोषण, गरीबों का शोषण, पूंजीपतियों का दमन और गरीबों को नमन। धन्यवाद। आशीष जी, आप गुजरात से आते हैं और इस समय वहाँ भाजपा का शासन है। आप ये बताएं कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में आप अगर गुजरात के लोगों को कहेंगे कि कांग्रेस पार्टी को वोट दें, तो 3 क्या कारण है जो कि आप बताएंगे कि जिनकी वजह से लोगों को इस बारी कांग्रेस को वोट देना चाहिए? Yes, sir. Definitely, the first reason is the rising inflation. You see, during the Congress regime, the petrol and diesel price is merely in the single amount of rupee. For instance, rupee 71.41 and diesel prices in 55.49. But in Gujarat, there was a scenario is completely different. So first thing I would like to tell the people of Gujarat is to vote for the Congress party, because reducing the petrol and diesel prices, because you see, according to the data of the Petroleum Analysis Cell, the central government imposing the excise duty on the petrol and diesel is higher than the Congress regime. Number 2, I would like to tell the people of Gujarat is voting the people for the idea of India and secularism. Recently, the Gujarat Legislative Assembly passed the Act, Religious Reform Act, which completely prohibited the inter-religious marriage, and it is against our idea of Indian secularism. Second and last thing I would like to tell the people of Gujarat is to vote for the Congress for the employment generation, because the idea of Congress party is lies in the economic philosophy, which talking about the relation and direct relationship between the growth and demand. And if the Congress party will come into power in Gujarat, will very stringently invest in the capital outlay, and if capital outlay, capital expenditure will be increased, then automatically the job creation will be done in the Gujarat. So these 3 things I would like to tell the people of Gujarat, please vote for us. Thank you. शुक्रिया। जो नेक्स्ट स्पीकर हैं उनको बुलाने से पहले आप अगर इस फ्रेम में देखेंगे तो एक शख्स बार बार दिख रहे हैं। उनके आंखों में देखिए, उनके चेहरे में देखिए। इनको देख के मुझे ऐसा लग रहा है, और मैं लीडर्स का 2 कैटेगरी बना रहा हूं इनको देख के, कि एक लीडर विथ विजन और एक लीडर ऑफ फैशन। एक देश में हमारा एक ऐसा भी नेता है जिनको सूट, चश्मे, जूते, कोट बदलने से फुर्सत नहीं है, लेकिन एक इंसान जो हमारे पीछे दिख रहे हैं बार बार, इनका जो विजन देखिए। जब कोविड आया, कोविड-19, 24 ऑक्ट को, 24 फरवरी को इन्होंने कहा कि ये कोरोना इस देश के जनता और इस देश के अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही सीरियस है, बहुत ही घातक हो सकता है, इसके लिए जल्दी सरकार स्टेप ले। कोई नहीं सुने। फिर इन्होंने कहा कि जल्द से जल्द पैकेज दिया जाए, स्टिमुलेटिंग पैकेज दिया जाए। नहीं सुने, लेकिन बाद में वही करना पड़ा। फिर इन्होंने कहा कि फार्म बिल तुम्हें वापस लेना होगा। उस टाइम नहीं सुने, लेकिन फिर लेना पड़ा।
इसीलिए मैं 2 लाइन श्री राहुल गांधी जी के तरफ से मोदी जी को कहना चाहूंगा कि माना कि तेरे दीद का काबिल नहीं हूं मैं। इमरान भाई मुलायजा फरमाइएगा, अल्लामा इकबाल का शेर है कि माना कि तेरे दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा इंतजार तो देख, मेरा शौक तो देख। अगला स्पीकर मैनुद्दीन भाई हैं, मैनुद्दीन HJ। इनका बायोडाटा इतना लंबा है मुझे फाइल ढोना पड़ा। ये कर्नाटका के दावणगेरे से हैं। ये एक स्कूल चलाते हैं जहां गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरी चीज, ये ताइक्वांडो में नेशनल बेल्ट, नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तीसरी चीज, ये ब्लैक बेल्ट होल्डर है, बच के रहिएगा। चौथी चीज, राहुल गांधी जी ने इन्हें कोविड वॉरियर के रूप में सम्मानित भी किए हैं। और भी बहुत कुछ है। जोरदार ताली से स्वागत कीजिए मैनुद्दीन HJ को। बहुत बहुत शुक्रिया फारूक आलम जी। ನನ್ನ ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಜೂರಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡ್ತೀನಿ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು BV ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಅವರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಮ್ಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ವಿಷಯ ಕೊರೋನಾ ಮಿಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ WHO ಅಂತ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಇದೆ. ಜನವರಿ 30ರಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೊರೋನಾ ಈಸ್ ಅ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇದನ್ನ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕರಾದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 12ರಂದು ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಬೈ WHO. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಲಿಟ್ಟಿ ಚೌಕ ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು 100 ಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನ, ತೆರಿಗೆ ಹಣವನ್ನ ನಮಸ್ತೆ ಟ್ರಂಪ್ ಅಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 100 ಕೋಟಿಯನ್ನ ಅವರು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮುಟೇರಿಯಾ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಹೋಗೋ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ ಜನರು ವಾಸ ಹೋಗುವಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗೋಡೆ ಕೊಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಮುಚ್ಚುವಂತ ಅಲ್ಲಿ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಚ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಕೊರೋನಾ ಚೈನಾದಿಂದ, ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ಇಡೀ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಡವರು, ಹಿಂದುಳಿದವರು ಇವತ್ತು ನಾವು ಕೊರೋನಾ ಪೆಂಡೆಮಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿಯವರು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಯವರು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿ ಆರ್ ವಿತ್ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ and we support completely to the government. हर समय पे वो सुझाव देते हैं, समय समयದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ವೆಂಟಿಲೇಟರ್, ರೆಮಿಡಿಯೇಷನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ICU ಬೆಡ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಲಿಟ್ಟಿ ಚೌಕ ತಿಂತಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಹರ್ಷವರ್ಧನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, there is nothing to have a serious. Rahul Gandhi is misleading the people of the country antali. Shame on Harshvardhan ji, shame on the health minister of our country. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 22 ಮಾರ್ಚ್ರಂದು ಒಂದು ದಿನದ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. 5 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, जैसे ही 5 बजे खत्म होते हैं सारे लोग खिड़की पे आ जाइए, ताली बजाइए, घंटी बजाइए, सेलिब्रेट करते हैं. मैंने भी देखा और सबने भी देखा, अमिताभ बच्चन से लेकर सारे लोग ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ರು, ಎಲ್ಲರೂ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬಾರಿಸಿದ್ರು, ತಾಳಿ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು? ನಾವು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ವರ್ಲ್ಡ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಇವತ್ತು ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ 5,60,000 ಜನ ಇವತ್ತು ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಡೇಟಾ ಪ್ರಕಾರ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 60 ಲಕ್ಷ ಜನ ಇವತ್ತು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ 250 ಜನ ಇವತ್ತು ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತ ಹೇಟ್ರೆಟ್,
ತೇಜಸ್ವಿ ಸೂರ್ಯ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುನ್ನಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟೇಜ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಜನಿಗೆ ತಂದು ಇಡೀ ದೇಶನ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸ್ತೀನಿ. जय हिंद, जय कर्नाटका. मैं आखिरी में 2 ही वक्त लूंगा. जिस तरह से कंगना रनावत को हेट्रेड देने से, कंगना रनावत अनाप शनाप बोलने से आपने उसको पद्मश्री दिया. अगर सच में भारत सरकार न्याय करना चाहती है तो कोरोना वायरस में काम करने वाले सोनू सूद से लेकर श्रीनिवास जी को पद्मश्री देना चाहिए, मेरी मांग है. जय हिंद, नमस्कार. Thank you. Our Congress party has always been supportive of educated youth entering the politics. And one such gem is our next participant, who's a graduate from Symbiosis Law School, Pune, Samrudh Hegde, National Spokesperson, Karnataka, Language, English. A very good evening to one and all. My name is Samrudh Hegde, and I'll be speaking about the repeal of the agricultural farm laws. Agriculture was one of the first occupations of humankind. It embraces the very earth and is hence the foundation of all industry. Farmers are the backbone of our nation. They create magic and create wealth from the very mud. The 3 agricultural farm laws attempt to steal and snatch away this very mud from our farmers. On the 19th of November, the Prime Minister Narendra Modi announced that he will repeal the farm laws. It must be seen that he said they will repeal the farm laws on national television in front of the whole country, and we still can't believe whether it's a truth or just another election jumla. This is a victory of the people of India. This is a victory of the spirit of the farmers and a defeat of the arrogance of Modi ji. This is a victory of Inqilab and a defeat of the anti-farmer BJP. This is the victory of the langar and the defeat of the lathi. This is the victory of farmers, farm laborers and mandi workers and a defeat of the crony capitalists. This is a victory of the martyrdom of 700 farmers who gave up their life for the cause and a defeat of the conceited BJP. The BJP with their 300 strong members of parliament, with the Godi media and with many other machinery had to bow down before the farmers of the country. The farmers were lathi charged. They were beaten, hit, ran over with jeeps, water cannoned, tear gassed, but they still remained resilient. The farm bills did not have a mention of the words MSP. It aimed to privatize the agricultural sector. I would like to say I have 4 questions for this Modi government. Firstly, now that the crime has been acknowledged, what is the punishment? Second, where are the subsidies that were promised to the farmers and how will you double the farmers' income? Thirdly, what is the roadmap to provide MSP for the farmers? And lastly, will the farmers who have been wrongfully accused and cases been filed, will the cases be withdrawn? And will justice be given to the farmers of our country? The Congress has always stood by the farmers of the country, be it the Green Revolution or otherwise, and we will continue to do so. Thank you for the opportunity. Jai Hind, Jai Jawan, Jai Kisan. Any question? Ragini wants to ask. Thank you so much. Thank you. हमारे लिए
लिए बेहद गर्व का विषय है कि हमारी अगली प्रवक्ता जो है उनके पति सरहद पर तैनात है और वो यहाँ भाजपा सरकार की जन विरोधी नीति के खिलाफ तैनात है। मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ पराग शर्मा, नेशनल स्पोक्सपर्सन, हरियाणा, भाषा हिंदी। इतने खूबसूरत शब्दों के साथ मुझे इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए शुक्रिया पायल बोस। सम्मानित जूरी को मेरा नमस्कार। प्रांगण में उपस्थित सभी साथियों को, सभी सीनियर्स को, कृष्णा अलवरू जी को, श्रीनिवास जी को मेरा नमस्कार। जिस तरीके से 7 साल में मोदी सरकार ने इस देश की दुर्दशा की है, उसको एक मार्मिक कविता के माध्यम से मैं प्रस्तुत करने की कोशिश करूंगी। वाहरी सियासत तेरे भी हैं क्या ही कहने, वाहरी सियासत तेरे भी हैं क्या ही कहने, औलाद को पढ़ाने के लिए माँ ने रखे हैं गिरवी गहने, औलाद को पढ़ाने के लिए माँ ने रखे हैं गिरवी गहने। कभी मजहबी अत्याचार तो कभी महंगाई की मार, देश का युवा हाथों में डिग्री लिए घूम रहा है बेरोजगार, देश का युवा हाथों में डिग्री लिए घूम रहा है बेरोजगार। भर्तियां हर बरस निकाल कर तूने खूब राजस्व कमाया, फिर बहाली के लिए उन युवाओं को अदालतों में घुमाया। शायद खबर नहीं तुझे कि जो ये बगावत पर उतर जाएंगे, तेरे चेहरे के नकाब के साथ साथ तेरे कपड़े भी उतर जाएंगे। आ दिखाऊं तुझे तेरे विकास के दावे के कुछ निशान, आत्मनिर्भर भारत में सड़कों पर बैठा रहा मेरा किसान, सड़कों पर बैठा रहा मेरा किसान। मैं बेरोजगारी के विषय पर अपनी बात रखना चाहूंगी। बेरोजगारी यूं तो मात्र एक शब्द है, मगर आज एक यही शब्द मेरे देश के हर दूसरे तीसरे पढ़े लिखे युवा को के जीवन को प्रस्तुत कर रहा है, परिभाषित कर रहा है। जितनी बड़ी डिग्री है, आज बेरोजगारी भी उतनी ज्यादा है। माता पिता न जाने अपना पेट काट काट कर कितनी हसरत से आप और हम जैसे बच्चों को पढ़ाते हैं कि जब हम जैसे बच्चे पढ़ लिख कर लायक बन जाएंगे तो उनके दुख भरे दिन खत्म हो जाएंगे, मगर मोदी सरकार को यह रास नहीं आता। मैं पूछना चाहती हूं मोदी जी से, क्या आपकी जवाबदेही, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अंबानी और अडानी तक सीमित है? इस देश के नौजवानों के प्रति आपकी कोई जिम्मेदारी, आपकी कोई वफादारी नहीं है? बुभुक्षु किन्न करोति पापम क्षीणा नरा निष्करुणा भवंती। भूखा मनुष्य क्या पाप नहीं करता, कमजोर मनुष्य करुणा से रहित हो जाता है। मैं सलाम करती हूँ, हर उस माता पिता को सलाम है जो बन गया गुमनाम नींव का पत्थर गुमनाम है अपने बच्चों की हसरतों को पूरा करने के लिए। मोदी जी ने कहा था कि 5 साल के लिए जब वो सत्ता में आएंगे तो प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं समझती हूँ हम देशवासियों के सुनने में कुछ चूक हो गई होगी, वो कहना चाहते होंगे मैं प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार छीन लूंगा। आज देश के किसानों ने किस तरीके से इस देश में ये साबित कर दिया है कि आज भी बापू के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर हम ईमानदारी से अपनी लड़ाई को जीत सकते हैं। मैं इस देश के युवाओं से आह्वान करती हूं कि वो समझ लें, ये बात तय हो चुकी है कि दमनकारी कितना भी दमन कर ले, मगर जब इस देश के आवाम सड़क पे उतर जाती है तो वहां पर दमनकारियों का दमन भी झुक जाता है। इस देश के बेरोजगारों को भी इस सरकार के खिलाफ बिगुल बजाना चाहिए। और अंतिम पंक्तियों के साथ अपनी बात को विराम दूंगी। एक सपने के लिए कब नहीं सोई, उम्र भर नहीं सोई, वो बूढ़ी आंखें बच्चों की बेरोजगारी में कब नहीं रोई, कब नहीं रोई। धन्यवाद, जय हिंद। पराग, आपसे एक सवाल पूछ रही रानी। पराग, मुझे बताइए कि मोदी सरकार की कौन सी ऐसी नीतियां हैं जिनके कारण बेरोजगारी बढ़ी है, और हरियाणा में बेरोजगारी का क्या आलम है? थोड़ा इस पर भी प्रकाश डालिए। रागिनी दीदी, मोदी सरकार ने नीतियां बनाई ही नहीं, क्योंकि रोजगार उनकी प्राथमिकता थी ही नहीं।
उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपने उद्योगपतियों को उनके पैसे को मल्टीप्लाई करना था, वो उन्होंने किया। जिस भी व्यक्ति की जो प्राथमिकता होती है वह उसी पर ध्यान देता है। अगर बेरोजगारी पर उन्हें जरा सा भी दुख होता, एक दर्द होता हमारे देश के युवाओं को, तो वो उस पर कोई नीति बनाते। बगैर नीति वो रोजगार पर कोई ध्यान नहीं देंगे। और जहां तक आपको लगता है नोटबंदी और जीएसटी का कोई लेना देना है अर्थव्यवस्था के बर्बाद होने से, जिसका एक रेपरकशन भी होता है, अनएम्प्लॉयमेंट? दीदी, राहुल गांधी जी ने किस तरीके से कहा था कि नोटबंदी से कोई फायदा नहीं होगा। वो फायदा होगा लेकिन सिर्फ अंबानी और अडानी को होगा, और वो हुआ। हम जैसे तमाम लोग जो साधारण परिवार के लोग हैं, उन लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। वो आज गरीब से गरीबतर होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। उन नोटों को जो हम और आप जैसी घरेलू महिलाओं के अलमारियों में से निकलवा लिया गया, वो क्या ब्लैक मनी था? लेकिन नहीं, मोदी जी समझते थे जो व्यक्ति खुद के बीवी को छोड़ के चला जाए, उसके रहन सहन का, गुजारे का इंतजाम ना करे, वो देश की महिलाओं के बारे में क्या सोचेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया पराग शर्मा जी। अगले वक्ता मध्य प्रदेश से छतरपुर जिले से मैं आमंत्रण करता हूं अरुणदीप सिंह परमार जी का। जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। अरुणदीप सिंह परमार मध्य प्रदेश से। अरुणदीप सिंह परमार। मैं अरुणोदय सिंह परमार कोरोना कुप्रबंधन पर अपनी बात रखूंगा। साथियों नमस्कार। सबसे पहले याद कीजिए 1943 के उस दौर को। बंगाल में अकाल था जो कि एक प्राकृतिक आपदा थी जिसे विंस्टन चर्चिल ने मानव निर्मित त्रासदी में तब्दील कर दिया, जिसमें लाखों लोग मारे गए। ठीक उसी प्रकार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना को, जो कि प्रारंभ में एक प्राकृतिक आपदा थी, उसे मोदी निर्मित त्रासदी में तब्दील कर दिया। बंधुगण, आज हम सब यहां बैठे हैं। जरा सोचिए, कोरोना के उस दौर में हम सब ने अपनों को खोया है। हम सब ने अपनों को रोता, बिलखता, तड़पता देखा है। मेरी स्मृति में एक तस्वीर है। एक पति और पत्नी एक ऑटो में बैठे हैं। पति ऑक्सीजन डिफिशियंसी के कारण संघर्ष कर रहा है और वो पत्नी अपने पति को मुंह में फूंक फूंक के ऑक्सीजन दे रही है। हम उस दौर को कैसे भूल जाएं? जरा सोचिए इस बात को। बहरहाल जनवरी 2020 में देश में पहला कोरोना का केस आया। मोदी जी अगर चाहते तो नीति बनाते, विशेषज्ञों की राय लेते, परंतु मोदी जी ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो तो व्यस्त थे नमस्ते ट्रंप करने में। उन्हें तो थालियां पिटवानी थी, दिए जलवाने थे और भिन्न भिन्न प्रकार के नाटक करवाने थे। इसका नतीजा यह हुआ कि देश ने पहली लहर में 1 लाख से ज्यादा लोगों को कोरोना के कारण खो दिया। और जो लॉकडाउन उन्होंने लगाया तानाशाही के रूप में, 4 घंटे के नोटिस में, उसने लाखों परिवारों को सड़क पर खड़ा कर दिया, करोड़ों युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इसके बाद भी स्टैंडिंग पार्लियामेंट्री कमेटी ने मोदी जी को सलाह दी कि कोरोना की दूसरी लहर आएगी। विशेषज्ञों ने सलाह दी। इसके बाद भी सरकार नहीं मानी और कोरोना की दूसरी लहर जब आई तो सरकार संभालने की स्थिति में बची ही नहीं। हुआ क्या साथियों, कुछ तथ्य देना चाहता हूं। 1 वर्ष पहले अप्रैल 2020 में कुछ अधिकारियों ने नीति आयोग और पीएमओ के समक्ष ये कहा था कि हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। इसके बावजूद वित्तीय वर्ष 2021 में 9,300 मैट्रिक ऑक्सीजन निर्यात कर दी गई। क्यों? इसी के साथ साथ
अप्रैल 2021 में एक मीडिया रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि पिछले 6 महीने में 13 लाख रेमडेसिविर के डोजेस को निर्यात कर दिया गया। अप्रैल 2021 में देश वैक्सीनेशन की किल्लत झेल रहा था, परंतु 6.43 करोड़ वैक्सीन के डोजेस विश्व के 85 देशों को निर्यात कर दिए गए। वो हमारे अपने नागरिकों के डोजेस थे मोदी जी। तो मैं कह सकता हूं कि मां गंगा के आंचल में जो लाशें तैर रही थी उसके जिम्मेदार नरेंद्र मोदी थे। मैं कह सकता हूं, अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि अगर मोदी जी ने आपराधिक लापरवाही नहीं बरती होती तो हम 90% जानें बचा सकते थे। धन्यवाद। अरुणोदय जी, एक प्रश्न था जी। कोविड के दौरान आप इस देश के स्वास्थ्य मंत्री की भूमिका को किस रूप में देखते हैं? सर, आप याद कीजिए, बाबा रामदेव जी कोरोना लॉन्च कर रहे थे और स्वास्थ्य मंत्री उनके बगल में मंच साझा कर रहे थे। इससे अच्छा उत्तर इसका क्या हो सकता है? भाभी जी के पापड़ लॉन्च किए जा रहे थे और जश्न मनाया जा रहा था। अप्रैल 2021 के ठीक 1 महीने पहले मार्च में हर्षवर्धन जी जश्न मना रहे थे कि मोदी जी के नेतृत्व में हम लड़ाई जीत गए। परंतु सच्चाई तो यह थी कि भारत की ऐसी दुर्दशा इतिहास में हमने कभी नहीं देखी, जब मां गंगा के आंचल पर लाखों शव तैर रहे थे, हजारों शव तैर रहे थे। धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया अरुणदीन परमार जी। अगले वक्ता छत्तीसगढ़ के धरती से आकाश यदु जी, कृपया करके मंच पे आइए और अपने विचार व्यक्त कीजिए। आकाश यदु जी। As if that BJP was not enough to send shivers down our spine, we have the Delhi winters to add insult to injury. Good evening, ladies and gentlemen, and the distinguished dignitaries on the dais. The topic that I would be speaking on today is that of unemployment. But let me prelude by talking about hypocrisy a little bit, because hypocrisy is something which is often demonstrated by the BJP. It is often said that people who are highly hypocritical, they are extremely unreliable. And in order to illustrate this point through vitriolic and poetic means, I would like to say, you hypocrites, are these your plans to murder men and give God thanks? Desist in shame, proceed no further, because God won't accept your thanks for murder. I'm talking about murder. I'm talking about mayhem. I'm talking about monstrosity. What is it that is being murdered, you ask? It is the conscience of this country. It is the youth of this country. This demographic dividend that you speak of has been turned into a demographic disaster. And the statistics are absolutely shocking and spine-chilling. The NCRB publishes statistics on a lot of things, that also publishes statistics on unemployment. It is absolutely abominable that 36 people on a daily basis kill themselves because of the frustration that ensues as a consequence of unemployment. It is often said that अंधकार वहाँ है जहाँ आदित्य नहीं है, मुर्दा है वो देश जहाँ शिक्षा एवं साहित्य नहीं है. The country which does not value education and literature is a country of corpses and cadavers. And the allocation for the purposes of education in the year 2021 and 2022 has been reduced by 14%. Now that is not just abominable, it is abysmal. I would not like to take too much of time. It was Shakespeare who said that brevity is the soul of wit. So just coming back to one more statistic, it is in the second wave of the when the second wave of the COVID pandemic struck the nation,
1 crore people lost their job, men and women, and 97% of the people 97% of the households they faced income losses. And it is not me who is concocting these figures. This is Mr. Mahesh Vyas, the CEO of CMI, who's said all of this. So I'm not a magician trying to pull a rabbit out of the hat. Now I would like to talk about the sentiment that encapsulates this event. आकाश, डोंट बी नर्वस, डोंट बी नर्वस। हाँ, आराम से आप बोलिए, अपनी बात रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। सब आपके साथ हैं यहाँ पे, आपको सुनना चाहते हैं। थैंक यू, थैंक यू। हमसे ही भारत है, साथ ही हमसे हिंदुस्तान है। नहीं बटेगा एका अपना भाषा की दीवारों से, नहीं सजेगी हिंद की धरती भेदभाव के नारों से। एक ही अपना मजहब साथी, एक ही अपना ईमान है। हमसे ही भारत है साथी, हमसे हिंदुस्तान है। दिस इज फॉर द यंग इंडिया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हम सब एक डाली के फूल। हमको अलग अलग समझना दुश्मन की है भारी भूल। जब जब विपदाओं ने घेरा, हमने सीना ताना है। कुर्बानी की खुशबू को हरदम हमने पहचाना है। कफन तिरंगा का मिल जाना जीवन का सम्मान है। हमसे ही भारत है साथी, हमसे हिंदुस्तान है। थैंक्स, थैंक यू, थैंक यू। आकाश, आकाश सवाल लेंगे? क्या क्या कहना चाह रहे हैं? आप छत्तीसगढ़ से हैं जी, और आपने किस बारे में पढ़ाई की है? क्या पढ़ाई की है आपने? मैंने वकालत की पढ़ाई की है। लॉ पढ़ा है जी। और आप बोल रहे थे अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर? जी। आपके कुछ सुझाव हैं मोदी सरकार को आप देना चाहेंगे जिससे कि अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या को समाप्त किया जा सके? सर, वोकेशनल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जुमलेबाजी, फ्रेजियोलॉजी एंड मेकिंग दीज लॉफ्टी स्टेटमेंट्स दैट यू कैन डू वॉट एवर यू वांट टू, ये सिर्फ कहने की बातें होती है। वास्तविक ज़मीनी हकीकत ये है कि बिल्कुल भी रोजगार नहीं है। एंड पीपल आर पॉवर्टी स्ट्रिकन, दे हैव सुसाइडल टेंडेंसीज। लाइक आई सेड, 36 people on a daily basis are killing themselves because of the frustration that they feel on a daily basis. Now, for the government, these might be mere statistics. For a person who hangs himself at night because he cannot find a job and the humiliation that he faces on a daily basis, can this government account for that? No. Their hands are bloody and they are always trying to evade responsibility, which they seem to have mastered the art to do so. Thank you. Thank you. मैं माफी चाहूंगी, अपने साथियों से रिक्वेस्ट है जो लाइव कर रहे हैं उनका आपसे निवेदन है, यहाँ से अगर आप सेंटर में आ जाएंगे तो इनकी जो वायर्स हैं वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। वो बारी बारी कैमरामैन हमसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। और अब ज्यादा नहीं, 2 स्पीकर शायद या 2 से 3 रह गए हैं, थोड़ा पेशेंस रखेंगे, उसके बाद हम फाइनल पे आ रहे हैं। धन्यवाद। और थोड़ा सा शांति बनाए रखें तो हमारे स्पीकर्स को भी थोड़ा उत्साह रहेगा। जब ताली बजाने का समय तब बजाइए, आप बीच में बोलेंगे तो सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। इट्स नॉट गुड। इधर सारे लोग राइट चले जा रहे हैं, लेफ्ट खाली होता जा रहा है, तो अनुरोध है कि उधर जाइए, लेफ्ट की तरफ जाइए, सेंटर लेफ्ट रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट की तरफ तो जाना बिल्कुल मना है, इसलिए इधर चलिए आप सारे लोग, ज्यादा लोग इधर होते जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, अनुशासन, कृपया अनुशासन रखें। देखिए, पूरे देश में सोशल मीडिया के माध्यम से हमें देखा जा रहा है, हमारे विचारों को सुना जा रहा है, तो कृपया अनुशासन रखिए। आज यंग इंडिया के बोल के मंच से बोलना मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता कि मेरे लिए गर्व और गौरव का पल है। यंग इंडिया के बोल मंच के माध्यम से मुझ जैसे किसान परिवार के बेटे को आज संसद के नज़दीक इस मंच पर खड़े होकर बोलना बहुत गर्व की बात है। और यह सब मुझे लगता है कि मेरे पीछे जो स्क्रीन पर पिक्चर चल रही है उस शख्स की उस सोच को जाता है जिसमें वो युवा भागीदारी की बात करते हैं। मैं देश के खूबसूरत राज्य केरल से मोहम्मद हाशिम साहब को आमंत्रित करना चाहूँगा
जो विधि के छात्र हैं अपने विचार रखें। मोहम्मद हाशिम साहब। എൻ്റെ പേര് മുഹമ്മദ് ഹാഷിം എന്നാണ്. ഞാൻ കേരളത്തിൽ നിന്നാണ് കടന്നു വരുന്നത്. കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനത്തിലെ പാളിച്ചകളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് സംവദിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. രാജ്യത്താദ്യമായി കോവിഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കേരളത്തിലെ തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലെ തളിക്കുളം എന്ന് പറയുന്ന തീരദേശ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കടന്നു വരുന്നത്. ലോകം മുഴുവൻ കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരി നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുമെന്ന് ലോകത്തെ മുഴുവൻ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒരു നിമിഷത്തിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ ഭരണാധികാരികളും അവനവന്റെ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച്, കോവിഡ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാമാരിയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന ആശങ്കയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ച ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ടായിരുന്നു. ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്, നമ്മളോട് പാത്രം കൊട്ടാനാണ് പറഞ്ഞത്. സുരക്ഷാ മുൻകരുതലായിരുന്നു. പാത്രം കൊട്ടാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളോട് കോവിഡിനെ തികഞ്ഞ ലാഘവത്തോടു കൂടി കണ്ട ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്ത് പിന്നീട് ചെയ്തത്, ഈ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തോതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ, ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് റേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പോലും മനസ്സില്ലാതെ ആന്റിജൻ ടെസ്റ്റ് മാത്രം നടത്തി RT-PCR ടെസ്റ്റ് നടത്താതെ ഈ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചപ്പോ സംഘപരിവാറിന്റെ വെറുപ്പിന്റെ ഫാക്ടറിയിൽ അവർ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ആ നുണകൾ വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചിട്ട് ഈ രാജ്യത്തൊരു മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളാണ് കോവിഡ് ഇവിടെ പരത്തുന്നതെന്ന് വെറുപ്പിന്റെ രാഷ്ട്രീയം പരത്താനാണ് ആ സന്ദർഭം വിനിയോഗിച്ചത്. അതിനുശേഷം രാജ്യം മുഴുവൻ കോവിഡിനാൽ അകപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ, രാജ്യത്തെ ജനത മുഴുവൻ വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നപ്പോ, ഈ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ നിർബന്ധമായും അനിവാര്യമായ ആ ഘട്ടത്തില് 4 മണിക്കൂർ മുമ്പ്, ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന്റെ 4 മണിക്കൂർ മുമ്പ് ബായോർ ബഹനോം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി കടന്നു വന്നിട്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു തരത്തിലുമുള്ള അവന്റെ അവസ്ഥയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാതെ ഈ രാജ്യത്തെ മെട്രോ നഗരങ്ങളിലടക്കം തൊഴിലന്വേഷിച്ച് വന്ന തെരുവിൽ കിടക്കുന്ന വഴിയോര കച്ചവടക്കാരുള്ള, ഈ രാജ്യത്ത് പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്ന ദരിദ്ര നാരായണന്മാരുടെ ഈ രാജ്യത്ത് ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു തരത്തിലുമുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാൻ അവർക്ക് അനുവദിക്കാത്ത തരത്തിലേക്ക് ഈ രാജ്യത്തെ എത്തിച്ചേർത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, ആ പാവപ്പെട്ട കർഷകരായ, വഴിയോര കച്ചവടക്കാരായ, തെരുവിൽ അന്തിയുറങ്ങുന്ന, അന്നത്തെ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി മാത്രം ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ അവന്റെ ജന്മനാടുകളിലേക്ക് പലായനം ചെയ്ത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഈ ഡൽഹി അടക്കമുള്ള മെട്രോ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന്, ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ നഗരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാൽനടയായി നഗ്നപാതരായി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ പോകുമ്പോ അവൻ ആശ്വാസമായിട്ടുണ്ടായത് എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ്. ആ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ, അവർക്ക് മുഴുവൻ പ്രതീക്ഷയുടെ കിരണങ്ങളുമായി വന്നപ്പോൾ ഈ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ സംവിധാനം പുറംതിരിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായി. ഈ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചു. 4,60,000 പേർ ഈ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചു. ഈ രാജ്യത്ത് ന്യായ് പദ്ധതിയിൽ നമ്മൾ വിഭാവനം ചെയ്തതുപോലെ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളിലേക്ക് പണം നേരിട്ടെത്തിക്കണമെന്ന്, അവന്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വന്നു. പ്രിയമുള്ളവർ, എന്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. ഒരു വാക്യം മാത്രം പറഞ്ഞ്, അവസാനം കോവിഡ് വ്യാപിച്ച് പുണ്യമായ ഗംഗയിൽ പോലും ശവശരീരങ്ങൾ ഒഴുകി നടന്നു. അതിനുശേഷം ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾ ജീവവായുവിന് വേണ്ടി കേണപ്പോ ഈ സർക്കാർ സംവിധാനം നിശ്ചലമായി നിന്നപ്പോ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രസിഡന്റ് BV ശ്രീനിവാസ് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് ജീവവായുവുമായിട്ട് കടന്നു വന്നപ്പോ ആ പ്രസിഡന്റിനോട് സോഴ്സ് ചോദിച്ച ഒരു
ഭരണ സംവിധാനമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ഈ രാജ്യത്തെ ജനത എന്റെ പ്രസിഡന്റിനെ ദ ഓക്സിജൻ മാൻ എന്ന് വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് അഭിമാനത്തോട് കൂടിയിട്ട് കാണാൻ ഞാൻ ഈ സന്ദർഭം വിനിയോഗിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവർ, അവസാനമായി ഒരു വാക്യം കൂടി സൂചിപ്പിക്കുകയാണ്. ഒരൊറ്റ വാക്യം. ഈ രാജ്യത്ത് ഏകാധിപത്യ നടപടികളുമായിട്ട് വാക്സിന്റെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ പോലും ഫോട്ടോ വെച്ച് പോകുന്ന നരേന്ദ്രമോദി, നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ആലോചിക്കണം. ഹിറ്റ്ലറും മുസോളിനിയും അടക്കം രാജ്യത്തെന്നല്ല ലോകത്തെ മുഴുവൻ. എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കണം. ഈ മാർച്ചിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒരു കത്ത് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കോവിഡിന്റെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. കുറച്ച് ഉപദേശങ്ങൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 4-5 ഉപദേശങ്ങൾ 5 ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്? നിങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം കോവിഡിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു. എന്തേനു രാഹുൽജി പറഞ്ഞത് പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ചെയ്യാൻ ഈ മാർച്ചിൽ? ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങള് കോവിഡിനാൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടിയെന്ന് ഞാനിവിടെ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. 23 കോടി ജനങ്ങള്, ആ 23 കോടി ജനങ്ങള് പട്ടിണിയിൽ നിന്ന് മുഴുപട്ടിണിയിലേക്കാണ് ഈ കോവിഡ് അനന്തരം മാറിയിട്ടുള്ളത്. രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത്, ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള അവന്റെ ബേസിക് നീഡ് അതുപോലും നിങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിച്ചില്ല. നിങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങളെ കാണണമെന്നാണ്, കേൾക്കണമെന്നാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഈ രാജ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞതെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുക. നന്ദി. धन्यवाद हाशिम साहब। भारतीय युवा कांग्रेस के साथी प्रवक्ता और यंग इंडिया बोल के जितने भी इस मंच पे आए प्रतिभागी हैं, उनको 3 लोग सुरक्षा कवच प्रदान कर रहे हैं। आज हमारे पीछे आदरणीय राहुल गांधी जी है, जो कहते हैं आगे बढ़ो, मैं हूं ना आपके पीछे। आगे 2 शख्स हैं, आदरणीय कृष्णा सर और बीबी श्रीनिवास, जो बोलते हैं कि रास्ता साफ है, डरो मत, कुछ करो। ये सोच हम जैसे आम कार्यकर्ताओं के लिए बहुत बड़ी है, जो हमें जोड़ती है पार्टी से, देश से। मैं आगे आमंत्रित करूंगा हमारे दिवंगत प्रधानमंत्री नेहरू जी के उस विजन को, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र सनी धीमान साहब को, जो दिल्ली से आते हैं। धीमान साहब आइए। What the Rock is cooking. ये आज के कार्यक्रम का अंतिम प्रतिभागी है। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए धीमान साहब का। यंग इंडिया बोल के आज के मेगा फाइनल के धीमान साहब अंतिम प्रतियोगी है। जोरदार तालियों के साथ धीमान साहब का हौसला बढ़ाइएगा, इनकी आवाज को सुनिएगा। मेरा नाम सनी धीमान है और मैं कोरोना महामारी पर जो मिसहैंडलिंग है उस पर आपके सामने 2 शब्द रखूंगा कि सत्य को लकवा मार गया है। गले के ऊपर की मशीनरी पूरी खराब हो गई है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद, याद रखना बंद। दिमाग की नसों में अब कोई हलचल नहीं होती, क्योंकि सत्य को लकवा मार गया है। लोकतंत्र में सत्य उसकी संस्थाएं होती हैं, जिसे 2014 के बाद लकवा मार गया है। नोटबंदी, जीएसटी और तालाबंदी के बाद जो हुआ वो सिम्टम है इस देश के माफी चाहूंगा, थोड़ा ठंडा हो गया हूं, आखिर का नंबर था। वो सिम्टम है इस देश में जो लकवा मार गया है हमारी संस्थाओं को। जब कोविड मिसमैनेजमेंट की बात आती है तो कुछ चित्र याद आते हैं। कच्चे पक्के रास्तों से
पुलिस के डंडों से बचते बचाते पटरियों पर लगा हुआ खून उन मजदूरों का, प्लेटफॉर्म पर पड़ी हुई लाश के पास मां के दूध के लिए बिलखता हुआ बच्चा, और उसके साथ ऑक्सीजन के लिए मारामारी। और उसके बाद मैं भी उनमें से एक था कि जब मैं अपनी मां को स्कूटी पर उनकी चुन्नी से बांधकर अपने शहर में चक्कर काट रहा था कि कहीं एक ऑक्सीजन की जगह मिल जाए। और यह तब हुआ कि जब चेतावनी मिल गई थी। देश के बड़े नेता ने 1 साल पहले चेतावनी दी फरवरी में कि सुनामी आने वाली है, पर उसका कुछ नहीं हुआ। पहली वेव में ताली थाली बजाकर देश के लोगों को अंधकार में झोंका, लोगों ने वैक्सीन से हेजिटेंसी रखी। दूसरी वेव में देश की 5 कंपनियों को जो दवा बनाती है 21 अप्रैल 2021 को उन्हें बेच दिया। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कोविड मिसमैनेजमेंट में जिस जगह हम अभी खड़े हैं उससे 200 मीटर दूर कोविड मिसमैनेजमेंट का ताजपोशी चल रही है कि जिस वक्त में देश के पास संसाधन नहीं थे, 18,000 करोड़ रुपए मोदी साहब के बंगले के लिए लगाया गया। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जिस वक्त मोदी साहब कहते हैं कि आपदा को अवसर बनाना चाहिए, तो आपदा को अवसर कैसे बनाया? कोविड के नाम पर पीएम केयर फ्रॉड किया, किसी को नहीं पता कहां से पैसा आया, कहां गया। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने पैसा दिया 70,000 करोड़ रुपए, नहीं पता वो कहां गया। लेकिन आपदा में अवसर की जगह आपको यूथ कांग्रेस से सीखना चाहिए। आपदा में अवसर नहीं, आपदा में समर्पण चाहिए। जब ऑक्सीजन मैन ने उस दौर में, क्योंकि ऑक्सीजन मैन और यूथ कांग्रेस के लोगों को भी तो खतरा था जान का, लेकिन उन्होंने ऑक्सीजन पहुंचाई, दवाई पहुंचाई, लेकिन उसका सिला क्या मिला? सिला ये मिला कि झूठे केस कर दिए। लेकिन अंत में कहना चाहता हूं कि आपने इस देश में मरने वालों की गिनती को साझा नहीं किया, लेकिन हम वोटों की गिनती से 2024 में आपको हटाने वाले हैं। बस आखिरी 2 लाने मेरे सभी साथियों के लिए, क्योंकि मैं आखिरी शख्स हूं इस आज की बात करने के लिए, कि आता है इंकलाब तब है दोस्तों, आता है इंकलाब तब है दोस्तों, जब इंकलाब की हर बात जी को बुरी लगे। शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद। सनी जी, एक प्रश्न था। जी। पूरा देश नहीं बल्कि सिर्फ दिल्ली राज्य में हुई मौतों के लिए आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को ज्यादा जिम्मेदार मानते हैं, देश के प्रधानमंत्री को? आपने बेहद सही सवाल पूछा। जब मैं जेएनयू में पीएचडी स्कॉलर हूं, मेरे कुछ मित्र केजरीवाल के ऑफिस में काम करते हैं। उन्होंने मुझे कहा कि हालत बहुत खराब है, हमारे ऑफिस में कोई नहीं आ रहा है, सिसोदिया जी के ऑफिस में, तो कृपया करके आ जाओ। मैं वहां पर वॉलंटियर करने गया और मैंने सच में ये देखा कि देश की राजधानी के सबसे बड़े ऑफिस में लोग नहीं हैं काम करवाने के लिए। मैं वॉलंटियर कर रहा हूं और मैं जानता हूं, मेरे सामने जब दिल्ली पुलिस की गाड़ी एक ट्रक को, जिसमें बहुत सारी ऑक्सीजन आ रही थी उत्तर प्रदेश से, वो गाड़ी भटक जाती है और अगले दिन उसकी वजह से जयपुरिया अस्पताल में इतने लोग मरते हैं। तो ये सिर्फ मोदी सरकार की बात नहीं है। दिल्ली में जहां पर सभी अस्पताल है, सभी सुविधाएं, उसके बावजूद दिल्ली सरकार ने भी कोई तैयारी नहीं की थी। सिर्फ मोदी तो एक चेहरा है, उनका छोटा भाई, छोटा रिचार्ज केजरीवाल सरकार है, और उनकी वजह से जो दिल्ली में मौतें हुई हैं वो बिल्कुल इमेजिनेशन के बियॉन्ड थी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। इस शाम का बहुत दिनों से इंतजार था और सभी हमारे प्रतिभागी साथी बोले। मैं सबसे गुजारिश करता हूं, बैठ जाइए भैया, खड़े मत होइए। फोटो सेशन का भी वक्त मिलेगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, कृष्णा जी बहुत देर तक हमारे बीच में हैं और अभी सारे जो हमारे प्रतिभागी बोले हैं उनका जो रिजल्ट शीट है
वो हमारे जजेस से कलेक्ट करके मैं जो हमारी काउंटिंग के लिए जूरी से गुजारिश करता हूं कि मनीष चौधरी जी आप ये काउंटिंग आप करवाइए, और जब तक रिजल्ट भी आता है कि कौन इन 30 आवाजों में भी कौन बहुत ही अच्छा बोला है, सारे अच्छे बोले हैं, पर जैसा रिवाज है कि आखिर में एक आगे आता है, 2 आगे आते हैं, 3 आगे आते हैं और एक मिलकर सारा एक लंबा रास्ता हम तय करते हैं। तो मैं जो काउंटिंग जूरी है उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो काउंटिंग करें। और अभी मैं हमारे जजेस को सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन खेड़ा जी को कि वो आए और हमारे एनओबीज शरीफा जी और सुरभि जी आप स्वागत करें। फूलों से स्वागत करें। आदरणीय अध्यक्ष जी भी मंच पर हैं, आदरणीय कृष्णा सर मंच पर हैं। सर, हम आपका दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं कि पूरे 3 दिन आपने जो हमारे हीरे देश भर से आए, कोने कोने से आपने उनको तराशने का काम किया, आपने आशीर्वाद दिया। हम पूरी यूथ कांग्रेस आपको दिल से धन्यवाद देती है और आपका आशीर्वाद हम पर ऐसे ही बना रहे, ये हम आपसे गुजारिश करते हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमें आशीर्वचन कहें, आपने कैसा महसूस किया? बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा घबरा भी रहा था कि अब हमारे को शायद अब एआईसीसी भेजना ही बंद कर देगी। इतने अच्छे अच्छे वक्ता यूथ कांग्रेस अगर तलाश रही है, तो मैं और अलका जी हम लोग यही चर्चा कर रहे थे कि अब कुछ और नया काम ढूंढना पड़ेगा। बहुत अच्छा था। आत्मविश्वास रेडीमेड नहीं मिलता, कई बार मेहनत करनी पड़ती है। बचपन में हम डिबेट्स में जाते थे तो वाकई कांपते थे, लेकिन और किसी चीज में अच्छे नहीं थे तो फिर इसी में अच्छे होने की कोशिश की। आप लोग तो कोई सिम्बायोसिस से हैं, कोई कहीं से हैं, पढ़ने लिखने में अच्छे हैं, और जो प्लेटफॉर्म यहां दिया कृष्णा जी ने और श्रीनिवास जी ने, यह प्लेटफॉर्म मिलना अपने आप में मुझे लगता है बहुत खुशकिस्मती की बात है कि यूथ कांग्रेस, मैं जब यहां कॉलेज में पढ़ता था तो इस रोड्स के बाहर से निकलते हुए देखता हुआ जाता था कि इसमें कभी अंदर जाऊंगा, क्योंकि हम राजस्थान यूथ कांग्रेस में थे, एनएसयूआई में थे, फिर यूथ कांग्रेस में गए। तो यहां आप लोगों को मौका मिला और उस मौका देने के लिए कृष्णा जी और श्रीनिवास जी को भी धन्यवाद। इन दोनों के इस मेहनत को देखते हुए लगता है कांग्रेस का भी, इस देश की नौजवान पीढ़ी का भी और इस देश का भी भविष्य बहुत उज्जवल है। धन्यवाद। आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं गुजारिश करता हूं अलका दीदी से कि वो आए और उनके स्वागत के लिए मैं कुलिशा जी और अनिल यादव जी हमारे जनरल सेक्रेटरी और प्रियंका जी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और जी मैं अलका जी से गुजारिश करता हूं कि वो हमें मार्गदर्शन दें। यंग इंडिया के बॉल की कामयाबी पर सबसे पहले मैं आईवाईसी की पूरी टीम को, अपने भाई ऑक्सीजन मैन श्रीनिवासन भाई, कृष्णा जी आपको और पूरी टीम को दिल से बधाई देना चाहती हूँ। ये 3 दिन कैसे बीते हमें भी नहीं पता चला। शुरू में लगा बहुत आसान काम है, लेकिन जैसे जैसे समय बीता, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और जितने मैं कहती हूँ यहाँ पर युवाओं ने बोला हमारे लिए कठिन हो रहा था। पवन जी को कह रहे थे शुरू में आसान लग रहा था, पर आज और भी मुश्किल लगा। संभव नहीं था हमारे लिए। मार्किंग बहुत बार, सच बता रहे हैं, बदलना पड़ा हमें बहुत बार। एक से एक बढ़िया
सब मिले, पर मैं आपको सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ। जो पहले दिन थे वो दूसरे दिन तीसरे दिन नहीं यहाँ तक पहुंच पाए और बहुत से निराश भी हुए। उनका व्हाट्सएप SMS भी मुझे आया। मैं उन सभी को कहूंगी, निराश मत होइएगा। आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्टार हैं, आप हम सबकी निगाहों में हैं। हम आपको घर नहीं बैठने देंगे। आप सब हमारे आने वाले, दोबारा रिपीट कर रही हूं क्योंकि सबने कहा यहाँ 1 2 3 के बाद बाकी घर लौट जाएंगे, शायद आपको हम भूल जाएंगे। ये लाइव है, रिकॉर्डिंग है और हर चीज दर्ज हो चुकी है। आप में से कोई भी अब बैठने वाला नहीं है, ये हम सब ने मिलकर तय किया है। आने वाले चुनाव हो, टीवी के अंदर, और यहां पर हम लोग ये बात कर रहे थे कि नेशनल चैनल्स पे डिबेट अधिकतर हिंदी या इंग्लिश में होती है, लेकिन अभी हमारे कम्युनिकेशन इंचार्ज हमारे प्रणब झा जी बैठे हुए हैं, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी, हम सबको कोशिश हुआ कि दिल्ली के अंदर जो हम बात करते हैं वो क्षेत्रीय अखबारों में नहीं छपता या रीजनल जो है मीडिया उस तक नहीं हमारी बात पहुंचती जो दिल्ली तक है। तो हम लोगों ने राज्यों में जाना शुरू किया और नेशनल स्पोक्स पर्सन स्टेट में जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात को रखने लग गए। इसलिए जो लोग हिंदी या अंग्रेजी नहीं जानते या यहाँ आकर अपनी क्षेत्रीय भाषा में उन्होंने बात रखी, मैं उनको कहूंगी आपका भी भविष्य अपने राज्य में क्षेत्रीय भाषाओं तक पहुंचने में बहुत अहम रोल है आप सभी का। सो इसलिए आपकी जिम्मेदारियां बढ़ती हैं। मैं इस बात के भी कृष्णा जी आपका और श्रीनिवासन भाई आपका धन्यवाद करना चाहती हूँ। महिलाओं को, क्योंकि राहुल गांधी जी से सवाल किया गया प्रधानमंत्री बनते हैं तो पहला काम क्या करेंगे, उनका जवाब था 33% महिला आरक्षण बिल वो पास करेंगे। प्रियंका गांधी जी ने उत्तर प्रदेश में ये बात कह के कि 40% उम्मीदवार वो महिलाओं को देंगी और इसी के साथ यहाँ पर वो चीज होते हुए भी दिखी कि 30 उम्मीदवारों में से 50% महिलाएं यहाँ हिस्सा लिया है। कोई बड़ी बात नहीं है, तीनों अवार्ड महिलाओं को चले जाएं, बड़ी बात नहीं है। कंपटीशन टफ था, बिल्कुल नहीं मुझे मालूम है, लेकिन 2-1 होगा, 3-0 होगा, क्या होगा, बट जो भी होगा इसमें मेरा अकेले का हाथ नहीं है। लेकिन पवन जी और साथ में बैठे हमारे इमरान भाई मेरी शीट पर नजर बारी बारी गड़ाए हुए थे कि महिलाओं को लेकर मैं थोड़े ज्यादा नंबर दे रही हूँ। छुपाने की कोशिश बहुत कर रही थी, लेकिन मैं आप सभी को कहूंगी यहां तक जो पहुंच गया है, मैंने अपनी 27 साल की राजनीति में ये पहले कभी अनुभव नहीं किया, ये पहली बार होते हुए देख रही हूं और इसके लिए आपको बधाई देती हूं। एक और सुझाव आया था कि आप टॉपिक तैयार था, आपको पता था आपको किस पे बोलना है और आपने उस पे तैयारी की हुई थी, लेकिन पवन जी और हम सब में चर्चा हो रही थी कि अगर आपको राष्ट्रीय प्रवक्ता बनना है, नेशनल स्पोक्स पर्सन बनना है, तो आपकी एक मुद्दे पे नहीं, आपके 5 और देश के जो ज्वलंत मुद्दा है हर मुद्दे पर आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट के लिए आपके लिए सुझाव है कि हम 5 मुद्दे देंगे, ऐसा एक सुझाव आने वाले समय के लिए हम 5 मुद्दे देंगे और 5 पे तैयारी होगी और हम किसी एक पे भी उन्हें बोलने के लिए यहां पर कह सकते हैं। तो उससे यह है कि हमारी एक ओवरऑल हर मुद्दे के ऊपर तैयारी रहेगी कि कभी भी कहीं पे भी आप पार्टी का पक्ष मजबूती से रख सकते हैं। और आपकी जरूरत, आपकी अहमियत तब और बढ़ जाती है जब हम विपक्ष में होते हैं, क्योंकि हमला करना सरकार पर, सरकार की नीतियों पर जो जन विरोधी है, ये बेहद जरूरी हो जाता है। और मुझे लगता है जो अभी तक कह रहे थे कि विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है या मीडिया नहीं दिखा रहा है, वो मजबूर होगा, क्योंकि अब हमारे पास प्रवक्ताओं की कहीं कोई कमी नहीं है। उस कमी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आप सबने मिलकर पूरा किया है। मैं सभी को शुभकामनाएं देती हूं, आप सभी को बधाई देती हूं। ये महाकुंभ का मेला आज यहाँ पर समाप्त होता है, यादगार लेकर जा रहे हैं आपका, अपने ब्रदर छोटे भाई लांबा जी का, मनीष चौधरी जी का, माफी चाहूंगी, सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूं, बधाई देती हूं। आप सभी बधाई के पात्र हैं। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच मैम। और आपने जो सलाह दी हम उस पर काम करेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूं हमारी जूरी की सदस्य जिन्होंने पूरे 3 दिन हमारे साथ बिताए, बहुत आदरणीय शमा मोहम्मद जी को, कि वो आए और मैं उनके स्वागत के लिए दिल्ली के प्रदेश
यूथ कांग्रेस अध्यक्ष रणविजय जी को और मुंबई के अध्यक्ष जिशान भाई को गुजारिश करता हूं कि वो आए और आदरणीय अध्यक्ष जी, एकता जी और इशिता जी, आप दोनों भी आ जाइए। इशिता आ जाओ। अध्यक्ष जी थोड़ा आगे आ जाइए। तीन दिन आपने हमारे बीच में यहाँ बिताए और आपने हमारे साथियों को एक नई दिशा दी। मैं गुजारिश करता हूं कि आप अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। आज भी मैंने सोचा, नमस्ते सभी को, मैं हिंदी में ही बोल दूंगी क्योंकि मैंने आज भी कृष्णा जी को सुना और मैं सुन के मैं सोच रही थी क्या हिंदी है कृष्णा जी की, बहुत अच्छी हिंदी है। पहले मुझे सबको शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मुझे, और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज सब लोग उठ के एक आपको क्लैप करना है जो बिहाइंड द सीन काम किया है यूथ कांग्रेस में। इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया है ये फंक्शन बहुत अच्छे तरह से, और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ श्रीनिवास जी और कृष्णा जी को, और सब उठ के तालियां बजाए प्लीज, जो बिहाइंड द सीन काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। इतना ऑर्गेनाइजेशन 3 दिन मैं बता रही हूँ, सब टाइम पे शुरुआत हुआ था, सब अच्छी तरह से हमारे जो जजेस को देखना, सब लोग जो स्टेज पे आए, मैंने एक चीज देखा कि सब हमको वेट भी नहीं करना चाहिए था, सब लोग वहां थे, वहां से ऊपर आ गए। इतना वेल कोऑर्डिनेटेड, वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम के लिए एक और बार तालियां प्लीज। आज बहुत मुश्किल दिन था क्योंकि जो कंटेस्टेंट्स के ऊपर हमको मार्क्स डालना था वो बहुत मुश्किल था मेरे लिए, और मेरे बगल में था इमरान भाई, मैं उनसे भी पूछ रही थी, और भैया पवार जी भी दूसरी तरफ, क्योंकि सब लोग अच्छे थे, सब लोग, लेकिन मेरे हिसाब से 3 लोग जीत सकते हैं आज। और मैं ये कहना चाहती हूँ जो भी आज आए हैं, एक चीज पे आपको फोकस करना चाहिए, जो कंटेंट, वो मुझे थोड़ा कमजोर लगा सब में, जो आपके जो तथ्य और कंटेंट्स में थोड़ा बहुत आपको फोकस करना चाहिए। बाकी आपके जो आत्मविश्वास बहुत अच्छा है, वो मैंने देखा, मैं बहुत खुश थी आपके आत्मविश्वास देख के, लेकिन जो आपको फोकस करना चाहिए आपके जो कंटेंट के ऊपर और आपके जो तथ्य के ऊपर। बिकॉज जब भी मैंने सवाल पूछा, और मैंने सुना रागिनी जी भी और अलका जी भी बहुत सवाल पूछे थे, इसमें मैंने जो जवाब आए थे, कई में अच्छा था, कई में ये फैक्ट्स में कुछ समझ